हेलो दोस्तों, ऑडियो स्टोरीज के मेरे चैनल ऑडियो बुक हिंदी में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैं हूं नीलिमा और मैं लेकर आई हूं आपके लिए कुछ प्यार भरी खट्टी मीठी कहानियां। दोस्तों, आज आप सुनेंगे दा विंची कोड का 8वां भाग, अध्याय 96। उस विशाल नेव को तिरछा पार करते हुए लैंगडन और सोफी के सामने वो लंबा चौड़ा मकबरा प्रकट हुआ। काले संगमरमर का ताबूत, न्यूटन की अधलेटी मूर्ति, एक विशाल पिरामिड और एक बहुत बड़ा गोला। वे दोनों खामोशी से उसे देखते रहे। वे जैसे ही उसके करीब पहुंचे, लैंगडन ने महसूस किया कि उसका उत्साह धीरे धीरे डूबता जा रहा था। न्यूटन का मकबरा खगोलीय गोलों से अटा पड़ा था, तारे, धूमकेतु, ग्रह। ये तो एक गोल्फ के मैदान में घास के तिनके को खोजने जैसा है, उसने कहा। ग्रहों और ग्रेल के बीच जिस एकमात्र संबंध की कल्पना लैंगडन कर सकता था वो था वीनस का पंचकोण, और वीनस पासवर्ड को टेम्पल चर्च के रास्ते में ही वो आजमा चुका था। काफी देर की खामोशी के बाद सोफी ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि सच्चाई को उजागर करने की प्रायरी की योजना कविता की आखिरी लाइन से संबंध रखती हो? वो बताता है उस गुलाबी काया और प्रजनित गर्भ के बारे में। लैंगडन ने इस संभावना से एक कंपकंपी महसूस की। उसने इस लाइन पर पहले इस तरह से सोचा ही नहीं था। सोफी ने फिर से कहा, तुमने पहले मुझे बताया था कि गुलाब और उसके प्रजननशील गर्भ के बारे में सत्य को उजागर करने की प्रायरी की योजना सीधे तौर पर ग्रहों यानी खगोलीय गोलों की स्थिति से जुड़ी हुई थी। लैंगडन ने सिर हिलाकर सहमति जताई। उसको पहली बार उम्मीद की एक किरण उभरने का एहसास हुआ। फिर भी उसकी सहज बुद्धि कह रही थी कि खगोल विद्या इस पहेली की चाबी नहीं थी। ग्रैंड मास्टर के इससे पहले के सारे जवाबों में एक स्पष्ट सार्थक संकेत जुड़ा हुआ था। मोनालिसा, मैडोना ऑफ रॉक्स, सोफिया, इन सब का निश्चय ही आसमानी गोलों से कोई संबंध नहीं था। इसी कारण लैंगडन को यह यकीन था कि आखिरी पासवर्ड, वो 5 अक्षर जो प्रायरी के चरम रहस्य को उजागर करते थे, वो भी न सिर्फ प्रतीकों की दृष्टि से सटीक साबित होंगे बल्कि एकदम स्पष्ट भी होंगे। अगर इस पहेली का जवाब भी दूसरों जैसा हुआ तो सामने आने के बाद वो बहुत ही दो टूक ढंग से समझ में आने वाला साबित होगा। अचानक उसे सोफी की डरी हुई आवाज सुनाई दी। रॉबर्ट, वो देखो। उसने उसकी उंगली की दिशा में देखा तो सामने ताबूत के ढक्कन पर न्यूटन के पैर के पास चारकोल की पेंसिल से लिखा एक संदेश उसे नजर आया। टीबिंग मेरे पास है। चैप्टर हाउस से होते हुए दक्षिणी दरवाजे के रास्ते पब्लिक गार्डन में जाओ। लैंगडन ने उन शब्दों को 2 बार पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। सोफी ने मुड़कर चारों तरफ का मुआयना किया। बावजूद उस घबराहट के जो इन शब्दों को देखकर उस पर सवार हो गई थी, लैंगडन ने अपने आप से कहा कि आखिरकार ये एक अच्छी खबर थी। इसका मतलब था कि ली अभी भी जिंदा है। इसका एक और मतलब भी था, पासवर्ड की जानकारी उन लोगों को भी नहीं है। उसने फुसफुसाते हुए सोफी से कहा। सोफी ने सहमति में सिर हिलाया। हो सकता है वे ली के बदले पासवर्ड का सौदा करना चाहते हों, या फिर ये एक जाल भी हो सकता है। लैंगडन ने इनकार में सिर हिलाया। मुझे ऐसा नहीं लगता। ये गार्डन मठ की चारदीवारी के बाहर है। ये एक बहुत ही खुला पब्लिक प्लेस है। लैंगडन पहले एक बार उस गार्डन में आ चुका था। ये एक छोटा सा फलों और जड़ी बूटियों का बगीचा था। उस जमाने का अवशेष जब सन्यासी लोग यहाँ पर कुदरती औषधियाँ उगाया करते थे। ग्रेट ब्रिटेन के जीते जागते सबसे पुराने पेड़ों का दावा करने वाला ये कॉलेज गार्डन टूरिस्ट्स के घूमने की पसंदीदा जगह थी। गोलों से भरे उस मकबरे की तरफ वापस नजरें डालते हुए लैंगडन ने सोचा, काश उसे क्रिप्टेक्स के पासवर्ड का कोई अनुमान होता, कोई भी ऐसी चीज जिसके आधार पर वो उन लोगों से समझौता कर पाता। मैंने ली को इस मामले में बेकार में ही फंसाया था, और अगर उसकी मदद करने का कोई भी मौका मुझे मिलेगा तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। सोफी ने कहा, वो नोट चैप्टर हाउस के रास्ते दक्षिणी द्वार की तरफ जाने को कह रहा है। हो सकता है उस गेट से हमें गार्डन दिखाई दे। उस हालत में हम वहां से सारी सिचुएशन को देख सकते हैं। ठीक है। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे उस दिशा में भाग चले जहां उन्हें बुलाया गया था। वे इतनी तेजी से भाग रहे थे कि उस छोटी सी सूचना पर ध्यान ही नहीं दे पाए जिस पर लिखा हुआ था कि वहां के कुछ हिस्से रेनोवेशन की वजह से बंद हैं। काफी दूर जाने के बाद एक अंधेरा गलियारा आ गया।
वे जैसे ही तेजी से उस गलियारे में आगे बढ़े, खुले क्लॉइस्टर से आती हवा और बारिश की आवाजें धीमी पड़ने लगीं। चैप्टर हाउस एक किस्म की सैटेलाइट इमारत थी, एक बहुत ही लंबे गलियारे के आखिर में एक अलग थलग सा कोना। दहलीज को पार करते हुए सोफी और लैंगडन दोनों की आंखें मिचमिचाने लगीं। धुंधलके में डूबे क्लॉइस्टरों के बाद चैप्टर हाउस ऐसा लग रहा था मानो सूरज की रोशनी से जगमगा रहा हो। दक्षिणी दीवार की तलाश करते हुए वे कमरे में अच्छे खासे 10 फुट तक अंदर आ चुके थे, और तब जाकर उन्हें ये एहसास हुआ कि जिस दरवाजे से वो वहां से बाहर निकलने जा रहे थे, वो दरवाज़ा असल में वहां था ही नहीं। वे लोग एक बहुत ही विशाल कमरे में खड़े हुए थे, जिसके आगे और कुछ नहीं था, वो एक डेड एंड था। अपने पीछे के दरवाजे की चरमराहट सुनकर उन्होंने मुड़कर देखा, जिसके साथ ही दरवाजे के फिर से बंद होने और कुंडी के लगने की आवाज़ गूंजती हुई सुनाई दी। वो अकेला इंसान जो दरवाजे के पीछे खड़ा हुआ था, वो उनकी तरफ एक छोटा सा रिवॉल्वर ताने एकदम शांत दिखाई दे रहा था। वो भारी बदन का था और एक जोड़ी एल्यूमिनियम की बैसाखियों का सहारा लिए हुए था। एक पल के लिए लैंगडन को लगा जैसे वो कोई सपना देख रहा हो। वो आदमी ली टीबिंग था। अध्याय 97। अपनी मेड्यूसा रिवॉल्वर के ऊपर से लैंगडन और सोफे की तरफ ताकता हुआ वो काफी दुखी और उदास दिखाई दे रहा था। उसने कहा, मेरे दोस्तों, पिछली रात जिस पल तुम लोगों ने मेरे घर में कदम रखा था, तभी से मैं तुम्हें सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश करता रहा हूं, लेकिन तुम लोगों की जिद के कारण अब एक मुश्किल सिचुएशन पैदा हो गई है। वो सोफी और लैंगडन के चेहरों पर हैरानी और विश्वासघात के भावों को साफ साफ देख सकता था। तब भी उसे भरोसा था कि वे दोनों जल्दी ही उसकी बात को समझ जाएंगे। मुझे तुम दोनों को बहुत कुछ बताना है, ऐसा बहुत कुछ जो अभी तक तुम्हें समझ में नहीं आया है। मेरा विश्वास करो, तुम लोगों को उलझाने का मेरा कभी भी कोई इरादा नहीं था। तुम ही लोग मुझे खोजते हुए मेरे घर आए थे। लैंगडन के मुंह से बड़े मुश्किल से कुछ शब्द निकले। ली, ये तुम क्या कर रहे हो? हमें लगा कि तुम मुश्किल में हो। हम यहां तुम्हारी मदद करने आए थे, जो कि मुझे पूरा विश्वास था कि तुम करोगे। हमें बहुत सारी चीजों के बारे में बात करनी है, टीबिंग ने कहा। लैंगडन और सोफी की नजरें उनके सामने तनी रिवॉल्वर से हट ही नहीं रही थीं। टीबिंग ने कहा, इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि तुम मेरी बात पर पूरा ध्यान दो। अगर मेरा इरादा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का होता तो अब तक तुम जिंदा नहीं होते। जब तुम पिछली रात मेरे घर आए थे तो मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था। मैं एक इज्जतदार आदमी हूं और मैंने ये प्रण ले रखा था कि मैं सिर्फ उन्हीं लोगों की बलि दूंगा जिन्होंने सैंग्रियाल के साथ विश्वासघात किया है। सैंग्रियाल के साथ विश्वासघात? क्या मतलब? टीबिंग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे एक भयानक सच्चाई के बारे में पता चला था। मुझे मालूम पड़ गया था कि क्यों सैंग्रियाल दस्तावेज कभी भी दुनिया के सामने नहीं लाए गए थे। मुझे ये भी मालूम पड़ गया था कि प्रायरी ने आखिरकार उनका खुलासा नहीं करने का फैसला कर लिया था, और यही वजह थी कि बिना किसी खुलासे के पूरा मिलेनियम बीत गया और युग के अंत में प्रवेश करने पर भी कुछ नहीं हुआ। प्रायरी को सच्चाई को दुनिया के सामने लाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सदियों तक दा विंची, बॉटिसेली और न्यूटन जैसे लोगों ने उन दस्तावेजों को सुरक्षित रखने और उनकी जिम्मेदारी को निभाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। और अब जब सच्चाई का अंतिम समय आया तो जैक्सोनी ने अपना इरादा बदल दिया। उस आदमी ने, जिसे क्रिश्चियनिटी के इतिहास की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी, अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लिया। उसने ये तय कर लिया कि ये सही वक्त नहीं था। उसने ग्रेल के साथ विश्वासघात किया, उसने प्रायरी के साथ विश्वासघात किया और उन तमाम पीढ़ियों के साथ विश्वासघात किया जिन्होंने इस पल को संभव बनाने के लिए सदियों से काम किया था। सोफी ने अपना सिर उठाकर उसे घूरते हुए कहा, तो तुम हो वो आदमी जो मेरे दादा की हत्या के लिए जिम्मेदार हो। तुम्हारे दादा और उनके आदमी ग्रेल के विश्वासघाती थे। तुम्हारे दादा चर्च के हाथों बिक गए थे। जाहिर है कि उन्होंने उनके ऊपर सच्चाई का मुंह बंद रखने के लिए दबाव डाला था। जी नहीं, मेरे दादा चर्च के जरा भी दबाव में नहीं थे। टीबिंग हंस पड़ा। मेरी प्यारी बच्ची, चर्च को 2000 सालों का अनुभव है लोगों के ऊपर दबाव डालने का।
कॉन्स्टेंटाइन के ज़माने से ही मैरी और ईसा की सच्चाई को उन्होंने पूरी कामयाबी के साथ छिपा कर रखा है। इस बात पर हमें हैरानी नहीं होनी चाहिए कि अब एक बार फिर उन्होंने दुनिया को अंधेरे में बनाए रखने का एक और उपाय ढूंढ निकाला है। भले ही चर्च अब कत्लेआम और धर्मयुद्ध नहीं करती, लेकिन उसके काइयापन में कोई कमी नहीं आई है। तुम जानती हो ना कि पिछले कुछ समय से तुम्हारे दादा तुम्हें तुम्हारे परिवार की सच्चाई बताना चाहते थे। ये बात तुम्हें कैसे मालूम है? सोफी ने पूछा। मेरे तरीकों पर ध्यान मत दो। सबसे अहम बात जो तुम्हें इस वक्त समझनी जरूरी है वो ये है कि तुम्हारी माँ, पिता, दादी और भाई की मौत दुर्घटना में नहीं हुई थी। इन शब्दों को सुनकर सोफी को गहरा धक्का लगा। उसने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल सकी। ये तुम क्या कह रहे हो ली? रॉबर्ट ने पूछा। इस बात से सारी बात साफ हो जाती है रॉबर्ट। सारे टुकड़े आपस में जुड़ जाते हैं। इतिहास अपने आप को दोहराता है। जब भी सैंग्रियाल को खामोश करने की जरूरत पड़ी है, तब तब हत्याएं करना चर्च का कायदा रहा है। जब युग का अंत आने वाला था, तब ग्रैंड मास्टर के प्रियजनों की हत्या का उद्देश्य एक दो टूक संदेश देना था। या तो चुप रहो, वरना अगली बारी तुम्हारी और सोफी की होगी। अपने बचपन की पीड़ा को अपने भीतर उमड़ता हुआ महसूस कर सोफी ने कहा, वो एक कार एक्सीडेंट था, एक दुर्घटना, मन को बहलाने वाला एक किस्सा। जरा सोचो कि परिवार के सिर्फ 2 मेंबर अछूते बने रहे, प्रायरी का ग्रैंड मास्टर और उसकी अकेली पोती। मैं उस दहशत की सिर्फ कल्पना ही कर सकता हूं जो इन पिछले सालों में तुम्हारे दादा को झेलनी पड़ी होगी, जब उन्हें लगातार ये धमकियां मिली होंगी कि अगर उन्होंने सैंग्रियाल के रहस्य को जारी किया तो वे तुम्हारी भी हत्या कर देंगे। जब उनको लगातार ये धमकियां मिली होंगी कि अगर सोनिया ने प्रायरी पर अपने पुराने संकल्प पर दोबारा विचार करने का दबाव नहीं डाला, तो चर्च ने हत्याओं के जिस सिलसिले की शुरुआत की थी उसे वो उसके अंजाम तक पहुंचा देंगे। तो तुम्हारा ख्याल है कि जैक सोनिया को नियंत्रण में रखा जा रहा था और इसीलिए तुमने उनकी हत्या कर दी? रॉबर्ट ने कहा। गोली मैंने नहीं चलाई। सोनिया बरसों पहले मर चुका था जब चर्च ने उससे उसका परिवार छीन लिया था। उसे उसके सिद्धांतों से समझौते करने के लिए मजबूर किया गया था। अब वो उस पीड़ा से मुक्त हो गया है। उसे उस शर्म से छुटकारा मिल गया है जो उसे अपने कर्तव्य को नहीं निभा पाने के कारण झेलनी पड़ रही थी। कुछ तो किया जाना जरूरी था, तो मैंने कर दिया, और अब हम उस परिस्थिति में आ पहुंचे हैं जब हम सोनिया की विरासत को आगे बढ़ा सकते हैं और उसकी इस भयानक गलती को ठीक कर सकते हैं, हम तीनों साथ मिलकर। तुमने ये कैसे सोच लिया कि हम तुम्हारी मदद करने को तैयार हो जाएंगे? सोफी ने दुख और गुस्से से उबलते हुए कहा। क्योंकि माय डियर, तुम ही वो वजह हो जिसके कारण प्रायरी उन डॉक्यूमेंट्स को जारी करने में नाकामयाब रही। तुम्हारे प्रति तुम्हारे दादा का जो प्रेम था, उसी ने उनको चर्च को चुनौती देने से रोका था। उनको ये सारी सच्चाई बता देने का मौका एक बार भी नहीं मिला, क्योंकि तुमने उनका अपमान करके उनके हाथ बांध दिए थे और उन्हें इंतजार करने के लिए छोड़ दिया था। अब दुनिया के सामने सच्चाई लाने का ये कर्जा तुम्हारे सिर पर है और इसे तुम्हें चुकाना ही होगा। रॉबर्ट लैंगडन के दिमाग में हजारों सवाल चक्कर काट रहे थे। वो जानता था कि फिलहाल एक ही काम किया जाना सबसे जरूरी था, और वो था सोफी को वहां से जिंदा निकाल ले जाना। मैं उसे शैटोविलेट में लेकर गया था। मैं ही इस सब के लिए जिम्मेदार हूं। उसने ली की तरफ घूरते हुए देखा और कहा, सोफी को जाने दो। इस बारे में मैं और तुम अकेले बात करेंगे। टीबिंग हंस पड़ा। मुझे अफसोस है कि ये सब ड्रामा यहां नहीं चलेगा। हाँ, मैं तुम्हें ये दे सकता हूं। उसने अपनी जेब से कीस्टोन निकाला और रॉबर्ट की तरफ बढ़ाते हुए उसे हल्का सा झुलाया। ये उस भरोसे की एक निशानी है जो मैं तुम पर करता हूं। लैंगडन हैरान था। ये हमें कीस्टोन वापस क्यों दे रहा है? टीबिंग ने अटपटे ढंग से कीस्टोन उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ले लो। लैंगडन को इस बात का एक ही कारण समझ आ रहा था। तुम इसे पहले ही खोल चुके हो और तुमने नक्शे को इसमें से निकाल लिया है, इसीलिए तुम इसे मुझे वापस दे रहे हो। टीबिंग ने इनकार में सिर हिलाया। अगर मैंने कीस्टोन को खोल लिया होता तो मैं यहाँ इस वक्त तुमसे झक नहीं मार रहा होता। मैं इसका हल नहीं जानता और इस बात को मैं खुले मन से स्वीकार भी कर सकता हूँ। अकेले सारा क्रेडिट लेने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं जिस मालिक की सेवा में लगा हूँ वो मेरे ईगो से बहुत बड़ा है, और वो है सत्य। मानवता को हक है कि वो सत्य को जाने।
ग्रिल ने हम सबको खोजा है और अब वो हमसे प्रार्थना कर रही है कि हम उसे उजागर करें। हमें मिलकर काम करना है। जब लैंगडन संगमरमर के उस ठंडे सिलेंडर को लेने आगे बढ़ा, तब भी टीबिंग की बंदूक सोफी की तरफ वैसे ही तनी हुई थी। जब लैंगडन उसे उठाकर पीछे हटा तो उसके अंदर भरे सिरके की गड़गड़ाहट सुनाई दी। इसका मतलब टीबिंग सच बोल रहा था। लैंगडन ने टीबिंग को घूर कर देखा। और अगर मैं इसे इसी वक्त तोड़ दूं तो? टीबिंग ने जोर का ठहाका लगाया। इस बात का एहसास तो मुझे टेम्पल चर्च में ही हो चुकना चाहिए था कि इसे तोड़ने की तुम्हारी धमकी बिल्कुल खोखली थी। रॉबर्ट लैंगडन कीस्टोन को कभी नहीं तोड़ सकता। तुम एक हिस्टोरियन हो। तुम पिछले 2000 सालों के इतिहास की चाबी को अपने हाथ में लिए हुए हो, सैंग्रियाल की खोई हुई चाबी। इसके रहस्य को सुरक्षित रखने के लिए जिन नाइटों ने अपने आप को आग में जल जाने दिया है, तुम उन सब की आत्माओं को महसूस कर सकते हो। क्या तुम उनके बलिदानों को यूं ही बेकार जाने दोगे? नहीं, तुम उन्हें सही साबित करोगे। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता ली। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं है कि यह कैसे खुलेगा। मैंने न्यूटन की कब्र को बस पल भर के लिए देखा है, और अगर पासवर्ड की जानकारी मुझे होती भी तो मैं उसे तुम्हें नहीं देता। टीबिंग ने गहरी सांस ली। मैं बहुत ही निराश हूं और चकित भी रॉबर्ट, कि जिस हद तक तुम मेरे ऋणी हो तुमने उसकी कोई कदर नहीं की। मेरा काम कितना आसान हो गया होता अगर मैंने और रेमी ने उसी वक्त तुम दोनों का सफाया कर दिया होता जब तुम मेरे घर आए थे। इसकी बजाय मैंने एक नेक रास्ता अपनाया। ये नेक रास्ता है? लैंगडन ने उसकी बंदूक की तरफ इशारा करते हुए पूछा। इसमें मेरी कोई गलती नहीं। ये सारी गलती सोनिए की है। वो और उसके तीनों आदमी सिलास से झूठ बोले, वरना मुझे बिना किसी झंझट के कीस्टोन मिल जाता। मैंने तो इस बात की कल्पना भी नहीं की थी कि ग्रैंड मास्टर मुझे धोखा देने के लिए इस हद तक जाएगा और कीस्टोन को अपनी पोती के लिए वसीयत में सौंप जाएगा। एक ऐसी लड़की को जिसे अपनी बेबी सिटिंग के लिए एक सिंबोलॉजिस्ट की जरूरत है। ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि तुम इन सारी चीजों से जुड़ गए। बजाय इसके कि ये कीस्टोन वहीं बैंक में पड़ा सड़ता रहता, तुमने इसे वहां से निकाल लिया और उसे लेकर मेरे घर आ गए। जब मुझे ये पता चला कि सोनिया मरते समय तुम्हारे लिए ये संदेश छोड़कर गया है, तो मेरे मन में एक बड़ा ही सुंदर विचार आया कि तुम्हारे पास प्रायरी से संबंधित कोई कीमती जानकारी होनी चाहिए। वो जानकारी खुद कीस्टोन की थी या उसे हासिल करने के बारे में थी, ये तो मुझे नहीं पता था। लेकिन जब मुझे ये पता चला कि पुलिस तुम्हारे पीछे लगी है, तो मेरे मन में ये संदेह जागा कि तुम शायद मेरे दरवाजे पर आ सकते हो। और अगर हम ना आते तो मैं तुम्हारी मदद के लिए हाथ बढ़ाने की योजना बना रहा था। कीस्टोन का किसी न किसी तरह शैटो विलेट में आना तय था। तुमने उसे मेरे इंतजार करते हाथों में सौंप दिया, और ये इस बात का सबूत है कि मेरा मकसद और मेरा इरादा बिल्कुल सही है। सिलास को शैटो विलेट के अंदर घुसपैठ करके कीस्टोन को तुमसे छीन लेना था। इसके पीछे इरादा ये था कि तुम्हें कोई भी नुकसान पहुंचाए बिना इस सारे झमेले से बाहर कर दिया जाए और मुझे इस मामले में शामिल होने के संदेह से बरी कर दिया जाए। लेकिन जब मैंने सोनिया की पहेलियों को देखा तो मुझे लगा कि तुम दोनों को थोड़ी देर और साथ रखना अच्छा रहेगा। फिर जब मैं अकेले अपने दम पर आगे बढ़ने की स्थिति में आ गया तो मैंने सिलास को कीस्टोन चोरी करवाने के लिए भेज दिया। कीस्टोन को तुम्हारे हाथों से छीनने के लिए टेम्पल चर्च सबसे सही जगह थी। रेमी को दिए गए मेरे आदेश एकदम स्पष्ट थे। जिस दौरान सिलास कीस्टोन को हथियाए, लोगों की नजरों से दूर रहो। लेकिन बदकिस्मती से लैंगडन की धमकी ने रेमी को डरा दिया। काश रेमी ने खुद को उजागर ना किया होता। सौभाग्य से सिलास टीबिंग की असली पहचान से अनजान बना रहा था और उसको आसानी से बेवकूफ बनाकर चर्च से बाहर ले जाया गया। और फिर जब रेमी मुझे बंधक बनाने का ढोंग करते हुए लिमुजिन में पीछे बांध रहा था, तब सिलास पूरी कार्रवाई को बुद्धुओं की तरह देखता रहा था। जब कार में उसने वो साउंड प्रूफ डिवाइडर खड़ा कर दिया, तभी मैंने सिलास को फोन किया और उसे सीधे ओपस डे जाने को कहा था। उसके बाद पुलिस को किया गया मेरा एक फोन सिलास को पकड़वाने के लिए काफी था। एक काम तो पूरा हो गया था, दूसरा काम थोड़ा मुश्किल था, रेमी। लेकिन उसका समाधान भी लिमुजिन के वेट बार में सामने ही मौजूद था। एक फ्लास्क, थोड़ी सी कॉन्याक और मूंगफली का डिब्बा। कॉन्याक में मिली मूंगफली रेमी की एलर्जी को भड़काने के लिए काफी थी। जब रेमी ने लिमुजिन को पार्क किया था तो मैं कार के पीछे से कूदकर बाहर निकला, बगल वाले दरवाजे तक गया और रेमी का काम निपटाने के बाद वापस उसके पिछले हिस्से में गया, वहां से सबूतों को मिटाया
और अपने काम के बाकी हिस्से को निपटाने कार से बाहर आ गया। वेस्टमिंस्टर एबी थोड़ी सी पैदल दूरी पर था और हालांकि मेरे ब्रेसेस, बैसाखियों और रिवॉल्वर ने मेटल डिटेक्टर को सतर्क कर दिया था, लेकिन भाड़े के सिपाहियों को समझ में नहीं आया कि वे क्या करें। क्या हम उससे उसके पैरों के सहारे निकालकर रेंगते हुए जाने के लिए कहें? क्या हम उसकी अपाहिज काया की तलाशी लें? मैंने उन घबराए हुए सिपाहियों को एक ज्यादा आसान हल सुझा दिया, एक एम्बॉस किया हुआ कार्ड जिसमें मेरी पहचान नाइट के रूप में दर्ज थी। वे बेचारे एक दूसरे को धकियाते हुए पीछे हट गए और मुझे अंदर जाने दिया। हैरान खड़े लैंगडन और नेवू को गौर से देखते हुए टीबिंग अपने भीतर उमड़ती इस बात को बताने की इच्छा को बड़ी मुश्किल से रोक पा रहा था कि किस तरह उसने इस पूरे षड्यंत्र में ओपस डेई को फांसने का कमाल भी कर दिखाया है, जिससे बहुत ही जल्दी पूरे चर्च का अंत हो जाने वाला है। अब वो फुसफुसाते हुए बोल रहा था, सुनो, क्या तुम इसे सुन पा रहे हो? ग्रेल हमसे सदियों के उस पार से बोल रही है। वो खुद को प्रायरी की नादानी से बचा लिए जाने की प्रार्थना कर रही है। मैं तुम दोनों से विनती करता हूं कि इस मौके को पहचानो। हम 3 लोगों के अलावा शायद और कोई ऐसे काबिल लोग नहीं हो सकते थे जो आखिरी पहेली को सुलझाकर क्रिप्टेक्स को खोलने के लिए इस घड़ी में एक साथ मौजूद होते। हम तीनों को मिलकर एक शपथ लेने की जरूरत है, सच्चाई के ऊपर से पर्दा हटाने और उसे पब्लिक के सामने लाने की, एक नाइट की प्रतिबद्धता की। सोफी ने टीबिंग की आंखों में गहरे झांक कर देखा और कड़े स्वर में बोली, मैं अपने दादा के हत्यारे के साथ कभी कोई शपथ नहीं लूंगी, सिवाय इस एक शपथ के कि मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि तुम जेल जाओ। मुझे अफसोस है मिस सोफी कि तुम इस तरह से सोचती हो। अब तुम बोलो रॉबर्ट, तुम मेरे साथ हो या मेरे खिलाफ? अध्याय 98। बिशप मैनुअल अरिंगारोसा का शरीर बहुत से दर्द झेल चुका था और तब भी उसकी छाती में हुए गोली के जख्म की बहुत ही तीखी जलन उसे एकदम अनजानी महसूस हो रही थी, गहरी और संगीन। ये शरीर पर हुआ जख्म नहीं था, वो आत्मा पर हुआ था। उसने कुछ देखने की कोशिश करते हुए अपनी आंखें खोलीं और पाया कि जो आदमी उसे लादे हुए था वो सिलास था। उसका चेहरा दुख से ऐंठा हुआ था और वो उसे अस्पताल ले जा रहा था। मुझे बहुत अफसोस है फादर। नहीं सिलास, अफसोस तो मुझे होना चाहिए। सारा दोष मेरा है। टीचर ने मुझसे वादा किया था कि कोई मारकाट नहीं होगी और मैंने तुमसे पूरी तरह से उसकी आज्ञा मानने को कहा था। मैं बहुत उतावला हो गया था, बहुत डर गया था। तुम्हें और मुझे धोखा दिया गया है। टीचर कभी भी पवित्र ग्रेल हमें सौंपने वाला नहीं था। 5 महीने पहले अरिंगारोसा को वो विनाशकारी खबर मिली थी। उसकी सारी जिंदगी की मेहनत खतरे में पड़ गई थी। वेटिकन के बुलावे पर जब वो वहां पहुंचा था तो उसे बताया गया था कि वेटिकन ने ओपस डेई से अपना सारा समर्थन वापस लेने का फैसला कर लिया है। बिशप की तमाम कोशिशों के बावजूद वेटिकन के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी थी। अरिंगारोसा उस बैठक से भौचक्का और डरा हुआ निकल आया था। न्यूयॉर्क वापस लौटने के बाद वो कई दिनों तक क्रिश्चियनिटी के भविष्य को लेकर उदासी से भरा रहा था। ये कई हफ्तों के बाद की बात थी जब उसे वो फोन आया जिसने सारी परिस्थिति को बदल कर रख दिया था। फोन करने वाला लहजे से फ्रांसीसी लगता था और उसने अपनी पहचान टीचर के रूप में दी थी। उसने कहा था कि उसके पास एक ऐसी योजना है जिससे बिशप के हाथों में इतनी शक्ति आ जाएगी कि वेटिकन को भी उनके आगे सिर झुकाना पड़ेगा और धर्म की रक्षा की जा सकेगी। उसके रूप में अरिंगारोसा को उम्मीद की एक किरण दिखाई दी थी और उसने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। जब सेंट मैरीज हॉस्पिटल का दरवाज़ा खुला तब बिशप अरिंगारोसा बेहोश हो चुका था। पल भर के लिए उसकी आंखें फड़की और सिलास का कलेजा पश्चाताप से धड़क उठा। फादर, मेरी पूरी जिंदगी भी क्यों ना लग जाए, मैं उस आदमी को ढूंढ निकालूंगा जिसने हमें धोखा दिया है और मैं उसे मार डालूंगा। अरिंगारोसा ने इनकार में सिर हिलाया। उसने उदास मन से कहा, सिलास, अगर तुमने मुझसे और कुछ ना भी सीखा हो तो प्लीज इतना सीख लो, माफ करना ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान है। लेकिन फादर, अरिंगारोसा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। सिलास, तुम्हें प्रार्थना करने की जरूरत है। अध्याय 99।
रॉबर्ट लैंगडन चैप्टर हाउस के विशाल गुंबद के नीचे खड़ा था और ली टीबिंग की बंदूक की नली की तरफ ताक रहा था। तुम मेरे साथ हो या मेरे खिलाफ हो, टीबिंग के ये शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। सोफी बंदूक की नोक पर थी और लैंगडन को लग रहा था कि उसकी रिहाई का सौदा करने की एक ही उम्मीद उसके पास बची थी कि वो किसी तरह से उस पासवर्ड का पता लगाए। अगर मैं नक्शे को बाहर ले आऊं तो टीबिंग मेरे साथ सौदा करेगा। अपने दिमाग पर जोर डालते हुए लैंगडन धीरे धीरे दूर स्थित खिड़कियों की तरफ खिसकता गया, इस उम्मीद में कि शायद उनके ऊपर बने रंगीन कांच के पैटर्न से उसे कोई प्रेरणा मिल सके, लेकिन उसे कोई प्रेरणा नहीं मिली। उसने कॉलेज के गार्डन की तरफ नजरें दौड़ाते हुए खुद से कहा, सोनिया के दिमाग से सोचने की कोशिश करो। न्यूटन के मकबरे पर जिस गोले को होना चाहिए था वो उनके मुताबिक क्या चीज रही होगी। सितारों, धूमकेतुओं और ग्रहों की तस्वीरें बाहर जारी बारिश में उसके आगे कौंधती रहीं, लेकिन लैंगडन ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। सोनिया कोई वैज्ञानिक नहीं थे। उनका संबंध मानव शास्त्र से, कला से, इतिहास से था। पवित्र नारीत्व, प्याला, गुलाब, मैरी मैग्डलीन, देवी और पवित्र ग्रेल। कहानियां ग्रेल को हमेशा एक ऐसी प्रेमिका के रूप में चित्रित करती आई थीं जो आपकी नज़रें बचाकर छायाओं के बीच नाचती रहती है, आपके कानों में फुसफुसाती है, आपको आगे बढ़ने के लिए ललचाती है और फिर धुंध में गायब हो जाती है। कॉलेज गार्डन के हवा में सरसराते पेड़ों की ओर देखते हुए लैंगडन ने उसकी मौजूदगी को महसूस किया। संकेत हर तरफ बिखरे पड़े थे, कोहरे के भीतर से उपहास करती झांकती आकृति की तरह। ब्रिटेन के सेब के सबसे पुराने पेड़ की टहनियां शुक्र ग्रह की तरह झिलमिलाते 5 पंखुड़ियों वाले फूलों से लदी हुई थीं। देवी अब उद्यान में मौजूद थी, कलियों से लदी डालियों के पीछे से झांकती, युगों पुराने गीतों को गुनगुनाती हुई वो बारिश में नाच रही थी, मानो लैंगडन को याद दिला रही हो कि ज्ञान का फल उसकी पहुंच से परे कहीं उग रहा था। कमरे के दूसरे सिरे पर सर ली टीबिंग लैंगडन को गौर से देख रहा था। उसे पहले ही ये संदेह था कि ग्रेल की चाबी लैंगडन के पास हो सकती थी। ये सिर्फ संयोग नहीं था कि टीबिंग ने अपनी योजना की शुरुआत भी उसी रात को की थी जिस रात लैंगडन जैक सोनिए से मिलने वाला था। क्यूरेटर की बातचीत को गोपनीय ढंग से सुनते हुए टीबिंग निश्चित तौर पर यह जानता था कि लैंगडन से इस गोपनीय मुलाकात का सिर्फ एक ही मतलब हो सकता था। लैंगडन की उस नई मैन्युस्क्रिप्ट ने प्रायरी की कोई कमजोर नस छू दी थी। लैंगडन ने किसी सच्चाई का पता लगा लिया था और सोनिया को उसके पब्लिश हो जाने का खतरा नजर आ रहा था। टीबिंग को निश्चित तौर पर लग रहा था कि ग्रैंड मास्टर ने लैंगडन का मुंह बंद करने के लिए उसे वहां बुलाया था। वो जानता था कि उसे फुर्ती के साथ हरकत में आना जरूरी था। सिलास का हमला 2 लक्ष्यों को पूरा करने वाला था। वो सोनिया को लैंगडन का मुंह बंद करने की कोशिश से रोकता और ये भी सुनिश्चित करता कि जिस वक्त कीस्टोन टीबिंग के हाथ लगे उस वक्त अगर टीबिंग को लैंगडन की जरूरत होती तो वो पेरिस में ही मौजूद होता। सोनिया और सिलास के बीच की घातक मुलाकात का इंतजाम बहुत ही आसान रहा था। कल दिन के तीसरे पहर में सिलास ने क्यूरेटर को फोन किया था और अपने आप को एक घबराए हुए पादरी के रूप में पेश किया था। उसने कहा था, मिस्टर सोनिए, माफ़ी चाहता हूँ लेकिन मेरा आपसे तुरंत बात करना बहुत ज़रूरी है। मैं कन्फेशन की मर्यादा को कभी भंग नहीं करता, लेकिन इस मामले में ऐसा करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। मैंने अभी अभी एक ऐसे आदमी का कन्फेशन सुना है जो ये कहता है कि उसने आपके परिवार के सदस्यों की हत्या की थी। ये बात सुनकर सोनिया हैरान रह गया था, लेकिन वो चौकन्ना भी था। मेरा परिवार एक दुर्घटना में मरा था, उसने कहा। कांटे में चारा फंसाते हुए सिलास ने कहा था, जी हाँ, एक कार दुर्घटना में। जिस आदमी से मेरी बात हुई है उसका कहना है कि उसने उनकी कार को जानबूझकर नदी में फेंक दिया था। सोनिए सन्न रह गया था। देखिए मिस्टर सोनिए, मैं आपको कभी सीधे फ़ोन नहीं करता अगर इस आदमी ने एक और ऐसी बात न कही होती जिसकी वजह से मुझे आपकी सुरक्षा को लेकर आशंका हुई होती। वो आदमी आपकी पोती सोफी का नाम भी ले रहा था। सोफी के नाम का जिक्र सबसे बड़ा उकसावा साबित हुआ। क्यूरेटर तुरंत हरकत में आ गया। उसने सिलास से तुरंत अपनी सबसे सुरक्षित जगह लुव्र के अपने ऑफिस में आकर मिलने को कहा। इसके बाद उसने सोफी को फ़ोन किया। लैंगडन के साथ की मुलाकात को उसी पल कैंसिल कर दिया गया।
अब जबकि लैंगडन सोफी से अलग कमरे के दूसरे छोर पर खड़ा था तो टीबिंग मन ही मन इस बात से खुश हो रहा था कि उसने बड़ी ही सफाई के साथ उन दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया था। लैंगडन ने परिस्थिति की गंभीरता को समझ लिया था और वो पासवर्ड ढूंढने की कोशिश कर रहा था। सोफी ने ठंडे लहजे में कहा, अगर वो उसे खोल भी पाया तो तुम्हारे लिए उसे कभी नहीं खोलेगा। उसी पल लैंगडन खिड़की से वापस मुड़ा। आंखों में उम्मीद की एक हल्की सी चमक लिए उसने कहा, मुझे मालूम है कि न्यूटन के मकबरे पर हमें किस जगह ढूंढने की जरूरत है। मुझे लगता है कि वहां जाकर मैं वो पासवर्ड ढूंढ सकता हूं। कहाँ रॉबर्ट, मुझे बताओ, टीबिंग ने कहा। सोफी घबरा उठी। नहीं रॉबर्ट, तुम इसकी मदद नहीं करोगे। तब तक नहीं करूंगा जब तक ये तुम्हें छोड़ नहीं देता। टीबिंग की उम्मीद धुंधली पड़ गई। हम इतने करीब पहुंच चुके हैं लैंगडन, अब तुम मेरे साथ कोई गेम खेलने की कोशिश मत करना। कोई गेम नहीं, सोफी को जाने दो। इसके बाद हम दोनों न्यूटन के मकबरे पर चलेंगे और दोनों मिलकर क्रिप्टेक्स को खोलेंगे। सोफी गुस्से से चिल्लाई, मैं कहीं जाने वाली नहीं हूं। ये क्रिप्टेक्स मुझे मेरे दादा ने दिया था। ये तुम दोनों की नहीं है जो तुम दोनों इसे खोलो। लैंगडन घबराकर तेजी से मुड़ा। सोफी प्लीज समझने की कोशिश करो, तुम खतरे में हो। मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरी मदद? किस तरह? उस रहस्य का पर्दाफाश करके जिसे बचाने की कोशिश में मेरे दादा ने अपनी जान दे दी। उन्होंने तुम पर भरोसा किया था रॉबर्ट, मैंने तुम पर भरोसा किया था। लैंगडन की नीली आंखों में अब दहशत दिखाई दे रही थी और टीबिंग अपनी मुस्कुराहट को रोक नहीं पा रहा था। सोफी प्लीज, तुम्हें चले जाना चाहिए, प्लीज जाओ यहां से। मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक या तो तुम ये क्रिप्टेक्स मुझे नहीं दे देते या इसे फर्श पर पटक कर तोड़ नहीं देते। मेरे दादा अपने रहस्य को अपने हत्यारे के हाथों में देखने के बजाय उसे लुप्त हो जाने देना बेहतर समझते। फिर उसने टीबिंग की ओर मुड़कर देखा और कहा, अगर तुम्हें जरूरी लगता है तो मुझे गोली मार दो, लेकिन मैं अपने दादा की विरासत को तुम्हारे हाथों में सौंपने वाली नहीं हूं। ठीक है, मार देता हूं। टीबिंग ने रिवॉल्वर उसकी ओर तान दिया। लैंगडन जोर से चिल्लाया और बोला, नहीं, अगर तुमने ऐसा सोचा भी तो मैं क्रिप्टेक्स को तोड़ दूंगा। टीबिंग हंस पड़ा। ये झांसा रेमी पर चल गया था, मुझ पर नहीं चलेगा। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। अच्छा, वाकई? रॉबर्ट ने पूछा। हाँ, तुम्हें एक्टिंग के गुर मुझसे सीखने की जरूरत है। मुझे कुछ समय लगा, लेकिन अब मैं साफ देख रहा हूं कि तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि वो हल न्यूटन के मकबरे पर किस जगह मौजूद है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं जानता हूं, लैंगडन ने कहा। लेकिन टीबिंग उसके झांसे में आने वाला नहीं था। वो उसके झूठ को साफ साफ समझ रहा था। ये सोफी को बचाने की एक हताश चाल थी। टीबिंग को अपने मन में भारी हताशा महसूस हुई। इन निकम्मे लोगों से घिरा मैं अकेला पड़ गया एक नाइट हूं और कीस्टोन के रहस्य को मुझे अब खुद ही खोलना होगा, उसने सोचा। लैंगडन और नेवू अब एक धमकी से ज्यादा कुछ नहीं थे, टीबिंग के लिए भी और ग्रेल के लिए भी। अब एकमात्र चुनौती यही थी कि किसी तरह लैंगडन को इस बात के लिए तैयार किया जाए कि वो कीस्टोन को जमीन पर रख दे, जिससे टीबिंग सुरक्षित तरीके से इस तमाशे को खत्म कर सके। रिवॉल्वर को सोफी के सामने से नीचा झुकाते हुए उसने कहा, हम एक दूसरे पर विश्वास दिखाते हैं। तुम कीस्टोन को नीचे रख दो और फिर हम लोग बात करेंगे। लैंगडन टीबिंग के इरादों को भांप सकता था और जानता था कि अब सारा दारोमदार उन पर था। मैं जैसे ही इसे रखूंगा ये हम दोनों को मार डालेगा, उसने सोचा। सोफी की तरफ देखे बिना भी वो उसके दिल की बात को समझ सकता था। रॉबर्ट, ये आदमी ग्रेल के लायक नहीं है। प्लीज इसे उसके हाथों में मत सौंपना, चाहे हमें अपनी जान से ही इसकी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। लैंगडन कई मिनट पहले तभी अपना फैसला कर चुका था जब वो अकेला गार्डन की तरफ खुलती खिड़की के पास खड़ा था। मुझे सोफी को बचाना है, मुझे ग्रेल को बचाना है। उस वक्त हताशा से भरकर लैंगडन ने अपनी पूरी ताकत से मन ही मन चीख कर पूछा था, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं ये दोनों काम कैसे करूं। घोर निराशा के वे पल अपने साथ एक ऐसी स्पष्टता लेकर आए थे जैसी उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। सच्चाई ठीक तुम्हारी नजरों के सामने है रॉबर्ट। वो नहीं जानता था कि अचानक ये अलौकिक रोशनी कहाँ से प्रकट हुई थी। ग्रेल तुम्हारा उपहास नहीं कर रही है, वो एक योग्य आत्मा को पुकार रही है।
फिलहाल कई गज दूर ली टीबिंग के सामने किसी गुलाम की तरह सिर झुकाते हुए लैंगडन क्रिप्टेक्स को पत्थर के फर्श पर कई इंच नीचे तक ले आया। हाँ, बहुत बढ़िया, रख दो उसे, टीबिंग ने कहा। लैंगडन की नजरें ऊपर की तरफ उठीं, चैप्टर हाउस के गुंबद के मुंह फाड़े खोखले की ओर। फिर नीचे की तरफ झुकते हुए उसने अपनी तरफ तनी टीबिंग की बंदूक को देखा। मुझे अफसोस है ली, और इतना कहकर उसने बिजली की सी फुर्ती से अपने हाथ को आकाश की दिशा में उठाते हुए क्रिप्टेक्स को सीधे गुंबद की तरफ उछाल दिया और उसके साथ ही खुद भी जमीन से ऊपर उछल पड़ा। टीबिंग को एहसास ही नहीं हुआ कि कब उसकी उंगलियों ने रिवॉल्वर का घोड़ा दबा दिया, लेकिन मेडुसा ने एक गरजती हुई आवाज की। लैंगडन की झुकी हुई मुद्रा अब सीधी हो चुकी थी, करीब करीब हवा में उठी हुई, और बंदूक की गोली लैंगडन के पैरों के पास फर्श से टकराई। अब टीबिंग का पूरा ध्यान हवा में लहराते कीस्टोन पर था। वो बहुत ऊपर तक उठता चला गया, एक पल के लिए शून्य में मंडराया और फिर अपने एक सिरे से दूसरे सिरे पर घूमता हुआ, लहराता हुआ वापस फर्श की तरफ गिरने लगा। टीबिंग की सारी उम्मीदें और सारे सपने जमीन पर गिर रहे थे। नहीं, इसे फर्श पर नहीं गिरना चाहिए, मैं इसे पकड़ सकता हूँ। टीबिंग ने अपनी बंदूक फेंक दी और आगे की ओर उछलते हुए अपने हाथों को आगे फैला दिया। उसकी बैसाखियां जमीन पर गिर गईं। अपनी बाहों और उंगलियों को फैलाते हुए उसने कीस्टोन को बीच हवा में ही झपट लिया। उसे विजेता भाव से अपने हाथ में जकड़े हुए टीबिंग को एहसास हुआ कि वो बहुत तेजी से जमीन पर गिर रहा था। गिरते हुए उसकी तनी हुई बाह सबसे पहले जमीन पर टकराई और साथ ही क्रिप्टेक्स भी जोर से जमीन से टकरा गया। उसके अंदर के कांच में एक चरमराहट सुनाई दी। टीबिंग की सांसें थम गईं। अपनी हथेली में जकड़े संगमरमर के सिलेंडर को थामे, अपने तने हुए हाथ की लंबाई को ताकते हुए उस ठंडे फर्श पर पड़े पड़े उसने उसके अंदर की कांच की शीशी को थामने की विनती की। तभी सिरके की तीखी गंध हवा में तैरने लगी और टीबिंग ने उसके डायलों से रिस कर आते हुए तरल को अपनी हथेली पर साफ साफ महसूस किया। एक भयानक दहशत ने उसे जकड़ लिया। नहीं, बेवकूफ रॉबर्ट, तूने सब कुछ बर्बाद कर दिया। टीबिंग ने पाया कि वो बुरी तरह से सुबक रहा था। ग्रेल खत्म हो गई थी, सब कुछ बर्बाद हो गया था। लैंगडन की इस बेहुदा हरकत पर अविश्वास से थरथराते हुए और बुरी तरह से छटपटाते हुए टीबिंग ने सिलेंडर को खोलने की कोशिश की। उसको ये देखकर गहरा झटका लगा कि जैसे ही उसने कीस्टोन के दोनों सिरों को खींचा, सिलेंडर खुल गया। उसने जल्दी से अंदर झांक कर देखा। कांच की गीली किरचों के सिवा उसमें कुछ भी नहीं था, कोई भीगा हुआ कागज नहीं। टीबिंग मुड़ा और उसने नजरें उठाकर लैंगडन की तरफ देखा। सोफी उसके बगल में खड़ी थी, टीबिंग की तरफ उसी की बंदूक ताने हुए। चकराए हुए टीबिंग ने वापस कीस्टोन को देखा और पलक झपकते सब कुछ समझ गया। उसके डायल अब पहले की तरह बेतरतीब नहीं थे, वे 5 अक्षरों से बने एक शब्द को दिखा रहे थे, APPLE, एप्पल। लैंगडन ने ठंडे लहजे में कहा, वो गोला जो ईव ने चखा था और ईश्वर के प्रकोप को भड़काया था, द ओरिजिनल सिन, पवित्र नारीत्व के पतन का प्रतीक। टीबिंग को लगा जैसे सच्चाई अपनी सारी कठोरता के साथ उसके ऊपर भड़भड़ाकर आ गिरी हो। जिस गोले को न्यूटन के मकबरे पर होना चाहिए था, वो आसमान से गिरे उस गुलाबी सेब के अलावा भला और क्या हो सकता था जो न्यूटन के सिर से टकराया था और जिसने उसे अपनी जिंदगी के सबसे बड़े आविष्कार के लिए प्रेरित किया था। उसकी मेहनत का फल, अपने गर्भ में बीज को धारण किए एक गुलाबी काया। तुमने इसे खोल लिया रॉबर्ट, नक्शा कहाँ है? टीबिंग की आवाज भावनाओं में डूबी हुई थी। लैंगडन ने अपने कोट की सामने वाली जेब में हाथ डाला और एक भोजपत्र को सावधानी से बाहर निकाला। जिस जगह टीबिंग पड़ा हुआ था उससे कुछ ही गज की दूरी पर खड़े लैंगडन ने उस कागज को खोला और उसकी तरफ देखा। काफी देर तक उसे देखने के बाद उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट दौड़ गई। यानी इसे मालूम है। टीबिंग का कलेजा उस जानकारी के लिए तड़प उठा। उसकी सारी जिंदगी का सपना उसकी नजरों के सामने था। वो गिड़गिड़ा उठा, प्लीज मुझे बताओ, अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। तभी चैप्टर हाउस की तरफ बढ़ती भारी कदमों की आवाजें गूंजने लगी और लैंगडन ने भोजपत्र को धीरे से लपेटकर अपनी जेब में डाल लिया। दरवाजे धड़ाम से खुल गए और बेजू फैश ने कमरे में प्रवेश किया। राहत की सांस लेते हुए उसने अपनी गन को कमर में खोंस लिया और सोफे की तरफ मुड़ा।
एजेंट नेवू, ये देखकर मुझे राहत मिली है कि तुम और मिस्टर लैंगडन सुरक्षित हो। तुम्हें तभी मेरे पास आ जाना चाहिए था जब मैंने तुमसे कहा था। फैश के पीछे जो सिपाही थे उन्होंने टीबिंग के हाथ में हथकड़ियां डाल दी। आपने हमें कैसे खोज लिया? सोफी ने फैश से पूछा। फैश ने टीबिंग की तरफ इशारा किया। इसने एबी में प्रवेश करते वक्त अपना आई कार्ड दिखाने की गलती कर दी। वहां जो गार्ड तैनात थे उन्होंने इसकी तलाशी के बारे में पुलिस के प्रसारण को सुन लिया था और तुरंत हमें खबर कर दी। टीबिंग पागलों की तरह चिल्ला रहा था। वो लैंगडन की जेब में है। होली ग्रेल तक ले जाने वाला नक्शा वो उसकी जेब में है। जब पुलिस वाले उसे ले जाने लगे तो वो फिर से चिल्लाया, रॉबर्ट प्लीज मुझे बता दो वो कहाँ छिपी है। जब टीबिंग लैंगडन की बगल से गुजरा तो लैंगडन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, टीबिंग, ग्रेल सिर्फ उसी को हासिल होती है जो उसके योग्य होता है। ये सीख तुम्ही ने मुझे दी थी। अध्याय 100। बेजू फैश जब पूछताछ कमरे से बाहर निकलकर एक टैक्सी को हाथ दे रहा था तो वो काफी थका हुआ महसूस कर रहा था। ली टीबिंग ने पूरे जोर शोर के साथ अपनी बेगुनाही का दावा किया था, लेकिन पवित्र ग्रेल, गोपनीय डॉक्यूमेंट्स और रहस्यमय ब्रदरहुड्स को लेकर उसकी लगातार बकवास को सुनकर फैश को ये संदेह हो रहा था कि वो शातिर हिस्टोरियन अपने वकीलों के लिए ऐसे तर्क जुटाने की तैयारी कर रहा था जिनके आधार पर वे उसे अदालत में पागल घोषित कर सकें। खुद को बचाने के लिए ये उसकी एक नई चाल थी। टीबिंग ने शुरू से ही अपनी योजना बनाने में बहुत ही कुटिल बारीकियों का सहारा लिया था। उसने वेटिकन और ओपस डेई दोनों के साथ धोखा किया था और वे दोनों ही समुदाय इस मामले में पूरी तरह बेगुनाह साबित हुए थे। उसके घिनौने कारनामों को अनजाने में एक कट्टरपंथी सन्यासी और एक निराश बिशप ने अंजाम दिया था। इससे भी ज्यादा चालाकी दिखाते हुए टीबिंग ने चोरी छिपे सुनने की अपनी इलेक्ट्रॉनिक चौकी को एक ऐसी जगह पर बनाया था जहां पोलियो से ग्रस्त एक आदमी चढ़ ही नहीं सकता था। शैटो विलेट से कोल की तरफ से आ रही जानकारी संकेत दे रही थी कि टीबिंग बहुत ही शातिर आदमी था। पेरिस के कुछ बहुत ही शक्तिशाली दफ्तरों में कामयाबी के साथ माइक्रोफोन छिपाने के लिए ब्रिटेन के इस इतिहासकार ने ग्रीक लोगों से प्रेरणा ली थी। जो लोग टीबिंग की योजना के मुताबिक पहले से ही उसके निशाने पर थे, उनमें से कुछ को उसकी ओर से महंगी कलाकृतियां तोहफे में मिली थीं। कुछ लोगों ने अनजाने में टीबिंग द्वारा की गई कुछ खास चीजों की नीलामी में बोलियां लगाई थीं। जहां तक सोनिए का सवाल था, उन्हें शैटो विलेट में डिनर पर आने का एक न्योता मिला था, जिस दौरान लुव्र में एक नया विंची डिपार्टमेंट खोलने के लिए टीबिंग द्वारा धनराशि दिए जाने की संभावनाओं पर चर्चा की गई थी। सोनिए को जो निमंत्रण मिला था उसके अंत में एक सीधी सादी लाइन लिखी थी जिसमें उस रॉबर्ट को लेकर टीबिंग के प्रेम का इजहार किया गया था, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि उसे खुद सोनिए ने बनाया था। टीबिंग ने उन्हें कहा था, डिनर पर आते वक्त प्लीज उसे अपने साथ लेकर आइए। सोनिए ने वैसा ही किया था और जितनी देर वो नाइट टीबिंग के घर रहा था उतनी देर में तो रेमी उसके अंदर 100 बार माइक्रोफोन लगा सकता था। फिलहाल टैक्सी की पिछली सीट पर बैठते हुए फैश ने अपनी आंखें बंद कर लीं। पेरिस लौटने से पहले उसे एक काम और निपटाना था। दूसरी ओर सेंट मेरी हॉस्पिटल का वो कमरा धूप से पूरी तरह भरा हुआ था जिसमें बिशप एरिंगारोसा लेटा हुआ था। उसने मायूसी से सिलास के बारे में सोचा जिसकी लाश रात को पार्क में पड़ी पाई गई थी। मुझे माफ कर देना मेरे बच्चे। पिछली रात एरिंगारोसा को बेजू फैश की ओर से एक फोन मिला था जिसमें उसने बिशप से उस नन के बारे में पूछा था जिसकी सेंट सुलिपीस चर्च में हत्या कर दी गई थी। एरिंगारोसा समझ गया था कि उस शाम ने एक भयानक शक्ल ले ली थी। 4 और हत्याओं की खबर ने उसके खौफ को शोक में बदल दिया था। सिलास, ये तूने क्या कर डाला? बिशप अब अच्छी तरह टीचर की चाल को समझ चुका था। टीचर ने उसे सिलास से संपर्क न करने को कहकर उन दोनों को बिल्कुल अलग थलग कर दिया था। उसका इस्तेमाल किया जा चुका था। अब इस सब की भरपाई का एक ही तरीका था कि वो फैश के सामने सब कुछ कबूल कर ले, और उसी पल से एरिंगारोसा और फैश इस कोशिश में लगे हुए थे कि इससे पहले कि टीचर सिलास के हाथों कोई और हत्या करवाए, वे किसी तरह सिलास तक पहुंच जाएं। ली टीबिंग ने अपनी पहचान को बड़ी ही चालाकी के साथ छिपाए रखा था। एरिंगारोसा इतना उतावला था कि उसके मन में संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। ग्रेल को हासिल करने की कीमत के सामने 2 करोड़ यूरो की रकम कुछ भी नहीं थी।
और वेटिकन की ओर से ओपस डेई से अलग होने के भुगतान के तौर पर मिली रकम ने इस जरूरत को आसानी से पूरा कर दिया था। टीबिंग द्वारा की गई तौहीन की इंतहा इस बात में थी कि उसने इस भुगतान की मांग वेटिकन बॉन्ड्स के रूप में की थी, ताकि अगर कोई गड़बड़ होती भी तो जांच पड़ताल की दिशा वेटिकन की तरफ मुड़ जाती। मैं आपको ठीक ठाक देखकर बहुत खुश हूं बिशप, फैश ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। बिस्तर के करीब पहुंचकर उसने एक जाना पहचाना काला ब्रीफकेस और एक अंगूठी कुर्सी पर रख दिए। ये चीजें आपकी हैं शायद। एरिंगा रोसा ने अपनी अंगूठी उठाकर पहन ली और बॉन्ड से भरे उस बैग की तरफ एक नज़र डालकर अपनी नज़रें वहां से हटा लीं। वो बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा था। मैं आपसे एक मदद और चाहता हूं, बिशप ने कहा। जी कहिए। पेरिस के उन लोगों के परिवारों को जिनको सिलास ने। मैं जानता हूं कि बड़ी से बड़ी रकम भी उसकी भरपाई नहीं कर सकती, फिर भी अगर आप इस ब्रीफकेस की रकम को उनके बीच बांट दें, उन दिवंगतों के परिवारों के बीच, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ये बहुत ही नेक काम है बिशप, मैं ज़रूर आपकी इन इच्छाओं को पूरा करूंगा। इतना कहकर फैश वहां से बाहर निकल गया। अध्याय 101। जब लैंगडन और सोफी अपनी किराए की कार लेकर उस पहाड़ी के नीचे पहुंचे जिस पर रोसलिन चैपल स्थित है, तब शाम की धूप में रोसलिन की खुरदरी मीनारों की लंबी लंबी छायाएं पड़ रही थीं। लंदन से एडिनबरा तक की उनकी ये छोटी सी उड़ान काफ़ी आरामदेह रही थी, लेकिन आगे क्या होने वाला है इसके बारे में सोचते हुए दोनों में से कोई भी सो नहीं सका था। ये निश्चय ही कोई सपना है, उन्हें लग रहा था, लेकिन तब भी लैंगडन जानता था कि सोनिया के उस आखिरी संदेश की इबारत इससे ज्यादा साफ और निश्चित नहीं हो सकती थी। प्रतीक्षा करती है पवित्र ग्रेल प्राचीन रोसलिन के तले। लैंगडन ने कल्पना कर रखी थी कि सोनिया का ग्रेल का नक्शा कोई रेखाचित्र होगा, कोई ऐसा खाका जिस पर वो जगह किसी निशान से चिन्हित की गई होगी। लेकिन प्रायरी के इस आखिरी रहस्य का उद्घाटन भी उसी ढंग से किया गया था जिस ढंग से सोनिया उनसे शुरू से ही बात करते रहे थे। एक सरल सी कविता, 4 पंक्तियां जो निस्संदेह इसी जगह की ओर इशारा करती थीं। लेकिन सोनिया के इस अंतिम संदेश के इतना स्पष्ट होने के बावजूद लैंगडन थोड़ा असंतुलित महसूस कर रहा था। रोसलिन चैपल ग्रेल के लिए कुछ ज्यादा ही जाहिर सा पता था। चैपल के बारे में सदियों से कहा जाता रहा था कि वहां ग्रेल मौजूद हो सकती थी, और ऊपर से पिछले कुछ सालों में जमीन के तले देख सकने वाले राडार ने इस रहस्य का खुलासा किया था कि चैपल के नीचे एक बहुत ही बड़ा अंडरग्राउंड हॉल है। ये हॉल अपने ऊपर बने चैपल से कहीं ज्यादा बड़ा था, और ऐसा लगता था कि इसके अंदर घुसने या उससे बाहर निकलने के दरवाजे का कोई अता पता नहीं था। आर्कियोलॉजिस्ट्स ने चैपल के नीचे खुदाई करने की मांग की थी, लेकिन रोसलिन ट्रस्ट ने खुदाई की मंजूरी देने से साफ इनकार कर दिया था। एक इतने जाहिर से पते पर भेजने के लिए आखिर सोनिया ने इतनी मेहनत क्यों की होगी, ये बात लैंगडन को कतई समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उसे कोई और जवाब भी नहीं सूझ रहा था। उसका दिल बार बार कह रहा था, रोसलिन के बारे में कोई बात ऐसी है जो हमें अभी तक समझ नहीं आई है। सोफी कार के पास खड़ी उसकी ओर देख रही थी। तुम आ रहे हो या नहीं? उसके हाथों में शीशम का वो बॉक्स था जो कैप्टन फैश ने उन्हें वापस कर दिया था। उसके अंदर दोनों क्रिप्टेक्सों को फिर से पहले की तरह जमा कर रख दिया गया था। भोजपत्र पर लिखी कविता को उसके भीतर सुरक्षित बंद कर दिया गया था। बस अब उसके अंदर सिरके की शीशी मौजूद नहीं थी। सोफी के साथ अंदर प्रवेश करते हुए लैंगडन को महसूस हो रहा था जैसे उसकी आंखें उस प्रसिद्ध मंदिर में चारों तरफ घूमकर एक ही बार में सारी चीजों को अपने भीतर समा लेना चाहती हों। हालांकि उसने रोसलिन की बहुत ही नायाब नक्काशी के बारे में काफी कुछ पढ़ रखा था, लेकिन आंखों के सामने उसे देखना बहुत ही अभिभूत कर देने वाला अनुभव था। चैपल की एक एक सतह पर प्रतीक उकेरे गए थे। ईसाई सलीबें, यहूदी सितारे, मैसोनिक मोहरें, टेम्पलरों के क्रॉस चिन्ह, अक्षय पात्र, पिरामिड, ज्योतिष चिन्ह, पौधे, वनस्पतियां, पंचकोण और गुलाब। पत्थर की कारीगरी के उस्ताद टेम्पलर नाइटों ने वैसे तो पूरे यूरोप में टेम्पलर चर्च बनाए थे, लेकिन रोसलिन उन सब में सबसे अनूठा था। इस पूरे चैपल में एक भी पत्थर ऐसा नहीं था जिस पर कोई ना कोई आकृति ना बनाई गई हो।
रॉसलिन चैपल का संबंध हर मजहब से, सारी रवायतों से और इन सब से ऊपर प्रकृति और देवी से था। मंदिर इस वक्त करीब करीब खाली था। उन थोड़े से टूरिस्ट्स को छोड़कर जो उस दिन की आखिरी सैर करा रहे एक नौजवान की बातें सुन रहे थे। वो उन्हें एक लाइन में फर्श पर एक जानी मानी लकीर के रास्ते ले जा रहा था, एक अदृश्य रास्ता जो आर्किटेक्चर की दृष्टि से देवालय के 6 मुख्य बिंदुओं को जोड़ता था। टूरिस्ट्स की कई पीढ़ियां उन बिंदुओं को आपस में जोड़ती हुई इन सीधी रेखाओं पर चल चुकी थीं और उनके पैरों के अंतहीन निशानों ने फर्श पर एक बहुत ही बड़ा प्रतीक बना दिया था। ये था पंचकोणीय सितारा, द स्टार ऑफ डेविड। लैंगडन ने सोचा, ये सिर्फ एक संयोग नहीं था। ये षटकोण सदियों से एक गुप्त संकेत रहा था और बाद में इसे इजराइल के राजाओं डेविड और सोलोमन ने भी अपना लिया था। गाइड ने लैंगडन और सोफी को अंदर आते देख लिया था और हालांकि ये चैपल के बंद होने का समय था, फिर भी उसने एक खुशनुमा मुस्कुराहट के साथ उनकी ओर देखते हुए इशारा किया कि वे आज़ादी के साथ घूम फिर सकते हैं। लैंगडन ने सिर हिलाकर उसे शुक्रिया अदा किया और अंदर की तरफ चल पड़ा, लेकिन सोफी वहीं खड़ी रह गई। अचानक उसके चेहरे पर परेशानी के भाव उभर आए थे। क्या हुआ? लैंगडन ने पूछा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं यहाँ पहले आ चुकी हूँ। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुमने इस चर्च का नाम तक नहीं सुना। हाँ, मैंने नहीं सुना था। हो सकता है जब मैं बहुत छोटी रही होंगी तब शायद मेरे दादा मुझे यहाँ लाए होंगे। मुझे ये जगह काफी देखी हुई लग रही है। बाकी के टूरिस्ट अब वापस जा रहे थे और वो नौजवान गाइड चैपल को पार करता हुआ उन्हीं की ओर आ रहा था। वो 25 से ऊपर की उम्र का एक खूबसूरत नौजवान था, स्ट्रॉबेरी ब्लॉन्ड बाल और स्कॉटिश लहजे वाला। मैं चर्च बंद करने जा रहा हूँ। आपको किसी चीज की तलाश हो तो क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? अचानक सोफी को कुछ याद आया और वो बोली, कोड, यहाँ कहीं पर एक कोड है। गाइड उसके जोश को देखकर खुश हो गया। हाँ है मैम, वो अंदर की छत पर है, उस जगह कहीं। सोफी ने उंगली से एक तरफ इशारा करते हुए कहा। गाइड मुस्कुरा दिया। यानी आप रॉसलिन पहली बार नहीं आई हैं। कोड, लैंगडन ने सोचा। वो उस छोटे से किस्से के बारे में तो भूल ही गया था। रॉसलिन के कई सारे रहस्यों में से एक उसका वो रास्ता भी था जिसमें सैकड़ों पत्थर की ईंटें लगी हुई थी, कुछ इस तरह से कि वे एक बहुत ही अलग किस्म की कई डायमेंशनों वाली सतह की रचना करती थीं। हर ईंट के ऊपर एक सिंबल बना हुआ था। ऊपरी तौर पर तो ये बेतरतीब मालूम होते थे, लेकिन इनके अंदर एक बहुत ही मुश्किल कोड छिपा हुआ था। कुछ लोगों का मानना था कि उस कोड के अंदर चैपल के नीचे मौजूद तहखाने में दाखिल होने का रास्ता छिपा है। कुछ का मानना था कि ये ग्रेल के बारे में बताता था। सदियों से लोग उसके अर्थ को समझने की कोशिश करते रहे थे। रॉसलिन ट्रस्ट ने भी उस कोड को हल करने वाले को अच्छा खासा इनाम देने की घोषणा कर रखी थी, लेकिन अभी तक कोई भी उस कोड को हल नहीं कर पाया था। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, गाइड ने कहा। जब सोफी उस कोड वाली दुछत्ती के नीचे पहुंची और जैसे ही उसने अपने ऊपर बने उन प्रतीकों को देखा तो उसके दिमाग में यादों की जैसे बाढ़ सी आ गई। वो इस जगह के अपने उस सफ़र को याद कर रही थी और बड़े ही अजीब ढंग से वो सारी यादें उसे अजीब सी उदासी से भरती जा रही थीं। वो एक छोटी सी बच्ची थी। उसके परिवार की मौत के 1 साल बाद उसके दादा उसे कुछ दिनों की छुट्टियों के दौरान स्कॉटलैंड लेकर आए थे। पेरिस वापस लौटने से पहले वे दोनों रॉसलिन चैपल देखने आए थे। वो देर शाम का वक्त था और चैपल बंद हो चुका था, लेकिन फिर भी वे लोग अंदर थे। सोफी काफी थक गई थी और उसने कहा, क्या हम घर चल सकते हैं दादा? जल्दी ही डियर, बहुत जल्दी। बस मुझे यहाँ एक काम और निपटाना है। क्या तुम कार में मेरा इंतजार करोगी? उसके दादा ने दुखी स्वर में पूछा था। क्या आपको बहुत देर लगेगी? नहीं, मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा, वादा करता हूँ। अच्छा, तो तब तक मैं उस कोड को एक बार फिर से हल करती हूँ। मुझे उसमें बड़ा मजा आया था, सोफी ने कहा। ठीक है, उसके दादा ने कहा था। सोफी तुरंत ही उस पत्थर के फर्श पर जाकर लेट गई और ऊपर पहेलियों के टुकड़ों के कोलाज को देखने लगी। आपके वापस आने से पहले ही मैं इस कोड को हल करके दिखा दूंगी। तब तो तुम्हें बहुत जल्दी करनी होगी। मैं बहुत जल्दी ही वापस आ रहा हूँ। दरवाज़ा खुला है, अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे आवाज़ लगा देना। सोफी वहीं फर्श पर लेटी उस कोड को ताकती रही।
उसकी आंखों में नींद भरने लगी। जब उसकी नींद खुली तो उसे फर्श ठंडा महसूस हुआ। वो खड़े होकर अपने कपड़े झाड़ती हुई कमरे से बाहर निकली। शाम काफी गहरी हो चुकी थी। बाहर निकलकर उसने देखा कि उसके दादा चर्च के एकदम पीछे बने पत्थर के एक मकान के बरामदे में खड़े थे। वो धीमे स्वर में किसी व्यक्ति से बात कर रहे थे जो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। उसने उन्हें आवाज लगाई। दादा ने मुड़कर हाथ हिलाया और इशारे से उससे इंतजार करने को कहा। इसके बाद उन्होंने अंदर खड़े व्यक्ति से धीरे से आखिरी कुछ शब्द कहे और उस जालीदार दरवाजे की ओर एक चुंबन उछाल दिया। फिर अपनी आंखों में आंसू भरे वे उसके पास लौट आए। आप रो क्यों रहे हैं दादा? उन्होंने उसे अपने करीब खींच लिया। ओह सोफी, तुमने और मैंने इस साल बहुत से लोगों को अलविदा कहा है। ये बहुत मुश्किल काम है। सोफी ने उस दुर्घटना के बारे में सोचा, अपनी माँ और पिता को, अपनी दादी और अपने छोटे से भाई को दी गई अंतिम विदाई के बारे में सोचा। क्या आप किसी और व्यक्ति को अलविदा कह रहे थे? उसने अपने भोले स्वर में पूछा। एक बहुत ही प्यारे दोस्त को जिसे मैं बहुत प्यार करता हूं, और मुझे डर है कि अब उस औरत को मैं लंबे समय तक नहीं देख पाऊंगा। गाइड के साथ खड़ा हुआ लैंगडन चैपल की दीवारों का मुआयना कर रहा था और अपने भीतर बढ़ती हुई इस आशंका को महसूस कर रहा था कि सामने फिर से एक अंधेरी गली हो सकती थी। सोफी उस कोड को देखती हुई भटक रही थी और लैंगडन शीशम के उस बॉक्स को लिए खड़ा था जिसमें ग्रेल का नक्शा था। हालांकि सोनिया की कविता में साफ तौर पर रोसलिन की तरफ इशारा किया गया था, लेकिन लैंगडन को समझ नहीं आ रहा था कि वहां आने के बाद अब क्या किया जाए। कविता में एक ब्लेड और चैलिस का भी जिक्र था जो लैंगडन को यहाँ कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। प्रतीक्षा करती है पवित्र ग्रेल प्राचीन रोसलिन के तले, पहरा देते हैं उसके द्वार पर फलक और प्याला। लैंगडन को एक बार फिर महसूस हुआ कि इस रहस्य का कोई पहलू अभी भी ऐसा है जिसका हल करना बाकी है। लैंगडन के हाथों में थमे शीशम के उस बॉक्स को देखते हुए गाइड ने कहा, मुझे ताक झांक से नफरत है, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये बॉक्स आपको कहाँ से मिला? ये एक बड़ी ही लंबी कहानी है, लैंगडन ने कहा। वो नौजवान हिचकिचाया। दरअसल ये बड़ी ही अजीब सी बात है। मेरी दादी के पास भी ठीक ऐसा ही एक बॉक्स है, जेवरों का बॉक्स, बिल्कुल ऐसा ही पॉलिश किया हुआ शीशम, ढक्कन पर बिल्कुल ऐसा ही गुलाब, यहाँ तक कि इसके कब्जे भी बिल्कुल वैसे ही हैं। लैंगडन जानता था कि उस लड़के को निश्चय ही कोई गलतफहमी हो रही थी। अगर कभी कोई ऐसा बक्सा बनाया गया था तो वो सिर्फ यही था, प्रायरी कीस्टोन के लिए खास तौर से बनाया गया बक्सा। बगल का दरवाजा जोर से बंद हुआ जिससे दोनों की नजरें उस ओर उठ गईं। सोफी बिना कुछ कहे बाहर निकल गई थी और ढलान के नीचे पत्थर से बने पास के एक मकान के आसपास भटक रही थी। जब से वे लोग इस इमारत में आए थे, सोफी कुछ अजीब सा व्यवहार कर रही थी। लैंगडन ने गाइड से पूछा, क्या आप जानते हैं वो बिल्डिंग क्या है? गाइड ने सिर हिलाकर हामी भरी। वो भी सोफी को उस तरफ जाते हुए देखकर कुछ परेशान सा लग रहा था। वो चैपल के रेक्टर का मकान है, उसने कहा। वहां चैपल के क्यूरेटर रहती हैं। वे रोसलिन ट्रस्ट की मुखिया भी हैं और मेरी दादी भी। आपकी दादी रोसलिन ट्रस्ट की अध्यक्ष हैं? जी हाँ, नौजवान ने कहा। मैं उन्हीं के साथ उस मकान में रहता हूँ और चैपल की देखरेख करने में उनकी मदद करता हूँ और आने वालों को घुमाता भी हूँ। मेरा पूरा जीवन यहीं बीता है। मेरी दादी ने इसी घर में मेरी परवरिश की है। सोफी को लेकर चिंतित होता हुआ लैंगडन उसे पुकारने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ा। वो अभी आधी दूर तक ही पहुंचा था कि अचानक रुक गया। उस लड़के ने अभी अभी जो कुछ कहा था उस पर उसका ध्यान अटक गया। मेरी दादी ने मेरी परवरिश की है। लैंगडन ने ढलान पर बढ़ती सोफी की तरफ नजर डाली और फिर अपने हाथ में थमे शीशम के बॉक्स पर। नामुमकिन। फिर लैंगडन धीरे से उस लड़के की तरफ मुड़ा। तुमने कहा था कि तुम्हारी दादी के पास बिल्कुल ऐसा ही बॉक्स है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। वो उन्हें कहाँ से मिला था? जी, वो मेरे दादा ने उन्हें बनाकर दिया था। जब मैं बहुत छोटा था तभी उनकी मौत हो गई थी, लेकिन मेरी दादी अब भी अक्सर उनके बारे में बात करती हैं। वे बताती हैं कि हाथ की कारीगरी के मामले में वे बहुत ही उस्ताद थे। लैंगडन ने रिश्तों के एक अकल्पनीय ताने बाने को उभरते देखा। तुमने बताया कि तुम्हारी परवरिश तुम्हारी दादी ने की है।
अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं पूछ सकता हूं कि तुम्हारे माता पिता को क्या हुआ था? जब मैं छोटा था तभी उनकी मृत्यु हो गई थी, उसी दिन जिस दिन मेरे दादा की मृत्यु हुई थी। लैंगडन का दिल जोर से धड़क उठा। क्या किसी कार एक्सीडेंट में? गाइड की हरी जैतूनी आंखों में हैरानी भर आई। हाँ, कार दुर्घटना में। मैंने अपने दादा को, अपने माता पिता को खो दिया था, और अपनी बहन को भी। उसका वाक्य लैंगडन ने पूरा किया। ढलान पर खड़ी सोफी ने पाया कि पत्थर का वो मकान ठीक वैसा ही था जैसा उसकी यादों में दर्ज था। रात हो चली थी और मकान के आसपास एक गर्माहट और आकर्षण का वातावरण महसूस हो रहा था। खुले हुए जालीदार दरवाजे से ब्रेड के पकने की महक आ रही थी और खिड़कियों से एक सुनहरी रोशनी झांक रही थी। अंदर दाखिल होते हुए सोफी वहां से आती सिसकियों की आवाजों को साफ साफ सुन पा रही थी। जालीदार दरवाजे से उसने अंदर के गलियारे में एक बूढ़ी औरत को देखा। उसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी, लेकिन सोफी देख सकती थी कि वो रो रही थी। उस औरत के लंबे घने चांदी की तरह चमकते बाल थे, जिन्होंने सोफी के मन में एक और याद जगाई। वो औरत किसी आदमी की तस्वीर पकड़े थी और बड़ी ही उदासी के साथ अपनी उंगलियों से उसके चेहरे को छू रही थी। ये वो चेहरा था जिसे सोफी अच्छी तरह से पहचानती थी, उसके दादा का चेहरा। जाहिर था कि उस औरत ने पिछली रात उनकी मौत की खबर सुन ली थी। सोफी के कदमों की आहट सुनकर वो औरत धीरे से मुड़ी और दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराईं। सोफी भागना चाहती थी, लेकिन उसके पैर जैसे वहीं जम गए। तस्वीर को एक तरफ रख वो औरत जालीदार दरवाजे की तरफ बढ़ी। उस महीन सी जाली के आर पार दोनों एक दूसरे को ताक रही थीं और लगता था जैसे अनंत काल बीत गया हो। इसके बाद जैसे महासागर की किसी लहर की तरह आकार लेती उस औरत के चेहरे के भाव पहले अनिश्चय में, फिर अविश्वास में, फिर उम्मीद में और आखिरकार उल्लास में बदल गए। तेजी से दरवाजा खोलकर वो बाहर आई और उसने अपने हाथ बढ़ाकर सोफी के चेहरे को थाम लिया। ओह मेरी प्यारी बच्ची, एक ही दिन में तेरी कैसी हालत हो गई है। सोफी हालांकि उसे पहचानती नहीं थी, लेकिन वो जानती थी कि वो औरत कौन थी। उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन उसके लिए सांस ले पाना भी मुश्किल लग रहा था। उसके माथे को चूमती हुई वो औरत सिसक उठी। मेरी प्यारी सोफी। सोफी के रुंधते गले से सिर्फ एक फुसफुसाहट ही निकल पाई। लेकिन दादा ने तो कहा था कि तुम। जानती हूं। तुम्हारे दादा और मुझे मजबूर होकर बहुत सारी बातें कहनी पड़ी थी। हमने वही किया जो हमें ठीक लगा। मुझे बहुत अफसोस है। वो सब तुम्हारी हिफाजत के लिए था प्रिंसेस। औरत ने सोफी को अपनी बाहों में घेर लिया। अब उसकी आंखों से तेजी से आंसू बह रहे थे। तुम्हारे दादा तुम्हें सब कुछ बताने के लिए कितने बेताब थे, लेकिन तुम दोनों के बीच हालात बहुत मुश्किल थे। उन्होंने बहुत कोशिश की बताने के लिए। बहुत कुछ है, बहुत बहुत कुछ है बताने के लिए और सुनने के लिए। उसने एक बार फिर से सोफी का माथा चूम लिया और फिर उसके कानों में फुसफुसाई। अब और रहस्य नहीं प्रिंसेस। अब वक्त आ गया है जब तुम अपने परिवार की सच्चाई को जान लो। सोफी और उसकी दादी बरामदे की सीढ़ियों पर आंसुओं से भरे आलिंगन में बंधी बैठी थीं जब वो नौजवान गाइड लॉन से भागता हुआ वहां आया। उसकी आंखें उम्मीद और हैरानी से चमक रही थीं। सोफी। आंखों में आंसू भरे सोफी ने सिर हिलाया और खड़ी हो गई। वो उस नौजवान के चेहरे को पहचानती नहीं थी, लेकिन जैसे ही वो दोनों गले मिले उसने उसकी रगों में बहते खून की गर्मी को महसूस किया। वो जानती थी कि ये वही खून था जिसे वे दोनों साझा करते थे। सोफी कल्पना भी नहीं कर पा रही थी कि अभी कल तक ही वो उस दुनिया में कितना अकेला महसूस कर रही थी, और अब इन 3 लोगों के साथ जिनको वो ठीक से जानती तक नहीं थी, आखिरकार वो महसूस कर रही थी कि वो अपने घर आ गई थी। अध्याय 102। रॉसलिन में रात हो गई थी। रॉबर्ट लैंगडन पत्थर के उस मकान के बरामदे में अकेला खड़ा अंदर से आती हंसी खुशी की आवाजों को सुन रहा था। उसके हाथ में तेज ब्राजीलियन कॉफी का मग थमा हुआ था। तभी पीछे से किसी ने कहा, तुम तो चुपचाप बाहर ही निकल आए। ये सोफी की दादी थी।
उसके चांदी जैसे बाल रोशनी में झिलमिला रहे थे। पिछले कम से कम 28 सालों से उसका नाम मैरी चौवेल था। लैंगडन थके हुए ढंग से मुस्कुरा दिया। मैंने सोचा आपके परिवार को साथ होने के लिए थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। मैरी उसकी बगल में आकर खड़ी हो गई। मिस्टर लैंगडन, जब मैंने पहली बार जैक की हत्या के बारे में सुना तो मैं सोफी की हिफाजत को लेकर दहशत में आ गई थी। आज रात उसे अपने दरवाजे पर खड़े देखना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी राहत थी। मैं आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूं वो कम होगा। लैंगडन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उसने हालांकि अपनी तरफ से सोफी और उसकी दादी को अकेले में बात करने के लिए वक्त देना चाहा था, लेकिन मैरी ने उससे वहीं पर रुकने और उनकी बातें सुनने पर जोर दिया था। उसने कहा था, जाहिर है मेरे पति ने आप पर भरोसा किया था और इसीलिए मैं भी आप पर भरोसा करती हूँ, और इसलिए लैंगडन उनके साथ ही बैठा रहा था, सोफी की बगल में। मैरी द्वारा कहे जाते सोफी के दिवंगत माता पिता के किस्से को हैरानी के साथ सुनता हुआ। अविश्वसनीय रूप से दोनों ही मेरोविंजियन खानदानों से थे, मैरी मैग्डलीन और ईसा मसीह के सीधे वंशज। सोफी के माँ बाप और पूर्वजों ने सुरक्षा की खातिर प्लॉन्टेर और सेंट क्लेयर के अपने खानदानी नामों को बदल लिया था। प्रायरी उनकी बड़ी ही सावधानी से हिफाजत करती थी। सोफी के माँ बाप एक कार दुर्घटना में मारे गए थे और उस दुर्घटना की वजह का पता नहीं लग पाया था। तब प्रायरी को इन लोगों की पहचान के प्रकट हो जाने का खतरा महसूस हुआ। मैरी ने रुंधे गले से उन्हें बताया, जैसे ही हमें फोन पर खबर मिली वैसे ही तुम्हारे दादा को और मुझे एक दर्दनाक फैसला करना पड़ा। तुम्हारे माँ बाप की कार नदी में मिली थी। तुम दोनों पोते पोतियों समेत हम 6 लोगों को उस रात साथ साथ सफर करना था, लेकिन ऐन मौके पर हमारी योजना बदल गई थी और इसीलिए तुम्हारे माँ बाप अकेले थे। दुर्घटना के बारे में सुनकर जैक और मेरे पास कोई उपाय नहीं था कि हम ये जान पाते कि असल में क्या हुआ था या कि वो वाकई दुर्घटना थी या नहीं थी। हम सिर्फ इतना जानते थे कि हमें अपने पोते पोती की हिफाजत करनी थी और हमने वही किया जो हमें सबसे ठीक लगा। जैक ने पुलिस को खबर दे दी कि तेरा भाई और मैं भी उस कार में थे, जिसका मतलब था कि हम दोनों के शव नदी में बह गए थे। इसके बाद तेरा भाई और मैं प्रायरी के साथ अज्ञातवास में चले गए। जैक क्योंकि बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति था, इसलिए उसके लिए गायब हो जाने की सुविधा मुमकिन नहीं थी। अपने परिवार के इस तरह टुकड़े कर देना हमारी जिंदगी का सबसे दुखदायी फैसला था। जैक और मैं एक दूसरे से काफी लंबे लंबे अंतराल के बाद मिला करते थे और हमेशा बहुत ही खुफिया जगहों पर, प्रायरी की हिफाजत भरी निगरानी में। कुछ ऐसे खास अनुष्ठान हैं जिनके प्रति ब्रदरहुड हमेशा वफादारी निभाता है और वो हमेशा अपने समय पर पूरे किए जाते हैं। लैंगडन को लगा कि वो किस्सा ज्यादा गहराई में उतरने वाला है, लेकिन साथ ही उसे ये भी लगा कि ये बातें उसके सुनने की नहीं थीं और इसीलिए वो वहां से उठकर बाहर आ गया था। अब रोसलिन की मीनारों की तरफ देखते हुए वो रोसलिन के रहस्य की अंदर ही अंदर कुतरती आवाज को अनसुना नहीं कर पा रहा था। क्या होली ग्रेल वाकई यहाँ रोसलिन में मौजूद है? अगर ऐसा है तो वो ब्लेड और चैलिस कहाँ हैं जिनका जिक्र सोनिया ने अपनी कविता में किया है? लैंगडन के हाथ में अभी भी वो शीशम का बॉक्स और वो भोजपत्र थे। वे उसने मैरी की तरफ बढ़ा दिए। उन्हें देखकर मैरी काफी खुश दिखाई दी। उसने कहा, मैं पेरिस के एक बैंक के ऐसे आदमी को जानती हूँ जो इस बॉक्स को वापस हासिल करने के लिए बहुत ही उतावला है। आंद्रे वेरने सोनिया का बहुत ही करीबी दोस्त था और जैक ने उस पर बेझिझक भरोसा किया था। आंद्रे इस बॉक्स की रखवाली के लिए कुछ भी कर सकता था, जिसमें मुझे गोली मारना भी शामिल था, लैंगडन ने मन ही मन सोचा। हालांकि उसने इस बात का जिक्र न करने का फैसला किया। पेरिस के बारे में सोचते हुए उसे उन 3 लोगों की याद हो आई जिनकी एक रात पहले हत्या कर दी गई थी। उसने पूछा, और प्रायरी का अब क्या होगा? वो सिलसिला पहले ही शुरू हो चुका है मिस्टर लैंगडन। ब्रदरहुड सदियों से ये सब झेलता आया है और वो इस बार भी झेल लेगा। ऐसे लोग हमेशा मौजूद होते हैं जो उठ खड़े होने और चीज़ों को नए सिरे से खड़ा करने के इंतजार में होते हैं। पूरी शाम लैंगडन को ये संदेह बना रहा था कि सोफी की दादी प्रायरी के अभियानों से करीब से जुड़ी हुई थी। आखिरकार प्रायरी के सदस्यों के रूप में औरतें हमेशा से मौजूद रही थीं। 4 औरतें तो ग्रैंड मास्टर भी रह चुकी थीं। लैंगडन ने ली टेबिंग और वेस्टमिंस्टर एबी के बारे में सोचा। क्या चर्च युग के अंत पर
सैंग्रियल डॉक्यूमेंट्स को जारी न करने का दबाव आपके पति पर लगातार डालती रहती थी? अरे नहीं, मैरी ने कहा। युग का अंत तो पागल दिमागों का गढ़ा हुआ एक किस्सा है। प्रायरी के सिद्धांतों में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें कोई ऐसी तारीख तय की गई हो जिस पर ग्रेल पर से पर्दा उठाया जाना जरूरी हो। दरअसल प्रायरी की हमेशा से ये मान्यता रही है कि ग्रेल को कभी भी उजागर ना किया जाए। दरअसल ये वो रहस्य है जो हमारी आत्माओं को तुष्ट करता है, न कि खुद ग्रेल। ग्रेल की खूबसूरती तो उसकी अलौकिक प्रकृति में ही बसी है। लैंगडन हैरान था। लेकिन अगर सैंग्रियल डॉक्यूमेंट्स हमेशा के लिए गुप्त बने रहेंगे तो मैरी मैग्डलिन की कहानी तो हमेशा के लिए खो जाएगी। क्या वाकई? अपने चारों ओर देखिए मिस्टर लैंगडन। उसकी कहानी कला में, संगीत में, किताबों में लगातार कही जा रही है, हर दिन और भी ज्यादा जोश के साथ। पेंडुलम झूल रहा है। हमें अपने इतिहास के खतरों का और अपने विनाशकारी रास्तों का एहसास होना शुरू हो चुका है। हम पवित्र नारीत्व को फिर से स्थापित करने की जरूरत को समझ रहे हैं। क्या आपने ही जिक्र नहीं किया था कि आप इस बारे में कोई किताब लिख रहे हैं? जी हाँ, मैं लिख रहा हूं। उसको जल्दी पूरा कीजिए मिस्टर लैंगडन। उसके गीत गाइए। हमें 11वीं-13वीं सदी के चारण कवियों के आधुनिक अवतारों की बहुत जरूरत है। उसकी बातें सुनकर लैंगडन खामोश हो गया, लेकिन फिर भी उसके भीतर रहस्य को जानने की बच्चों जैसी एक ललक जाग उठी। उसने अपने आप से कहा, मत पूछो, ये सही समय नहीं है। उसने मैरी के हाथ में थमे भोजपत्र को देखा और फिर वापस रोसलिन की तरफ देखने लगा। मैरी ने बड़े ही प्रसन्न भाव से कहा, जो पूछना चाहते हैं उसे पूछ लीजिए। आपने ये हक अर्जित किया है। आप ये जानना चाहते हैं ना कि क्या ग्रेल यहां रोसलिन में है? क्या आप मुझे बताएंगी? लैंगडन ने उल्टा प्रश्न किया। आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो यहां पर है? आपके पति की कविता स्पष्ट रूप से रोसलिन के बारे में बात करती है, लेकिन साथ ही उसमें ग्रेल की निगरानी करते एक ब्लेड और एक प्याले का भी जिक्र है। लेकिन मुझे ये दोनों चिन्ह यहां कहीं दिखाई नहीं दिए। मैरी ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, और अगर मैं आपको वो दिखा दूं तो क्या आपको चैन से नींद आ सकेगी? इससे पहले कि लैंगडन जवाब देता, वो बरामदे से बाहर निकल पड़ी। लैंगडन जल्दी से उसके पीछे भागा। उस प्राचीन इमारत में प्रवेश करते हुए मैरी ने बत्तियां जलाईं और मंदिर के फर्श के बीचों बीच इशारा किया। आप उनके ठीक सामने हैं मिस्टर लैंगडन, ब्लेड और प्याला। लैंगडन ने उस घिसे हुए फर्श की तरफ देखा। वो खाली था। यहां तो कुछ भी नहीं है। मैरी ने एक गहरी सांस ली और चैपल के फर्श पर बन गए उस प्रसिद्ध रास्ते पर चल पड़ी जिस रास्ते पर लैंगडन ने शाम को पर्यटकों को जाते देखा था। जैसे ही उसकी आंखें उस विराट प्रतीक को देखने के लिए स्थिर हुईं, उसे कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन ये तो स्टार ऑफ डेविड है। कहते कहते ही वो अचानक रुक गया, क्योंकि जैसे ही उसे समझ में आया, उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पाया। ब्लेड और चैलिस दोनों मिलकर एक। स्टार ऑफ डेविड, नर और नारी का आदर्श एकत्व, सोलोमन की स्टैंप, होली ऑफ होलीज का चिन्ह, जहां के बारे में माना जाता था कि वहां देवता और देवी यानी यहवे और शेकिनह दोनों का वास था। लैंगडन को बोलने में 1 मिनट का वक्त लगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कविता निश्चित तौर से रोसलिन की ही तरफ इशारा करती है। बहुत बढ़िया तरीके से, वाकई। तो इसका मतलब ये है कि होली ग्रेल हमारे नीचे के तहखाने में है। मैरी हंस पड़ी, सिर्फ अपनी रूह में। प्रायरी की सबसे पुरानी जिम्मेदारियों में से एक थी ग्रेल को फ्रांस की उसकी जन्मभूमि तक वापस पहुंचा देने की, जहां वो हमेशा हमेशा के लिए आराम पा सकती। सदियों तक उसे सुरक्षित रखने के लिए गांवों देहातों में घसीटा जाता रहा था, बहुत ही अशोभनीय जगहों पर भी। जब जैक ग्रैंड मास्टर बना तो उसके लिए ये जिम्मेदारी तय की गई कि वो उसे फ्रांस में लौटा कर लाए और उसके लिए एक ऐसी जगह का निर्माण करे जो एक महारानी के लायक हो और उसके खोए हुए सम्मान को उसे फिर से दिला सके। और क्या वे इस काम में सफल हुए? लैंगडन ने पूछा। अब मैरी का चेहरा गंभीर हो गया। मिस्टर लैंगडन, आपने आज मेरे लिए जो कुछ किया है, उसे देखते हुए
मैं आपसे निश्चित तौर पर कह सकती हूं कि ग्रेल अब यहां पर नहीं है। लैंगडन ने जोर डालने का मन बना लिया। लेकिन कीस्टोन से तो उस जगह की तरफ इशारा करने की उम्मीद की जाती है जहां पर पवित्र ग्रेल आज छिपी हुई है। फिर वो रोसलिन की तरफ इशारा क्यों कर रहा है? हो सकता है आप उसका मतलब गलत समझ रहे हों। याद रखिए, ग्रेल धोखे में डालने वाली हो सकती है, जिस तरह की मेरे पति भी हो सकते थे। लेकिन वे इससे ज्यादा और कितने स्पष्ट हो सकते थे? हम तारों से भरी एक दुछत्ती के नीचे मास्टर मेसनों की कला से घिरे और ब्लेड और चालीस के निशान वाले एक तहखाने के ऊपर खड़े हैं। इनमें से हर चीज साफ साफ रोसलिन की तरफ इशारा कर रही है। अच्छा ठीक है, जरा मुझे दिखाइए वो रहस्यमय कविता। मैरी ने उस भोजपत्र को खोला और कविता को ध्यान से पढ़ा। प्रतीक्षा करती है पवित्र ग्रेल प्राचीन रोसलिन के तले, पहरा देते हैं उसके द्वार पर ब्लेड और प्याला, लेटी है वो महान कलाकारों की कला से सजी जगह पर, विश्राम करती है वो तारों से भरे आकाश के तले। मैरी कुछ पलों तक खामोश रही, फिर उसके बाद उसके होठों पर एक मुस्कुराहट तैर गई। ओह जैक, आपने इसे समझ लिया? लैंगडन ने पूछा। जैसा कि आपने चैपल के फर्श पर देखा मिस्टर लैंगडन, आसान चीजों को देखने के और समझने के कई तरीके होते हैं। लैंगडन ने दिमाग पर जोर डालकर समझने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी नया नहीं समझ आया। मैरी ने एक जम्हाई ली। मैं आपके सामने एक बात जरूर कबूल करूंगी मिस्टर लैंगडन, मुझे ग्रेल के ठिकाने की जानकारी कभी भी नहीं रही, लेकिन जाहिर है कि मेरा पति एक बहुत ही प्रभावशाली आदमी था और मेरी सहज बुद्धि काफी ज्यादा तेज है। मुझे इस बात का अफसोस है कि आप इतनी सख्त मेहनत के बावजूद बिना कोई असली जवाब पाए रोसलिन से जाने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं अच्छी तरह जानती हूं कि आखिरकार आपको वो चीज मिल जाएगी जिसकी आपको तलाश है। एक दिन आएगा जब आपको अपने आप सब कुछ समझ आ जाएगा, और जब ऐसा होगा तो मैं जानती हूं कि आप उस बात को गुप्त रखेंगे। दरवाजे के रास्ते किसी के आने की आहट सुनाई दी। सोफी ने अंदर आते हुए कहा, आप दोनों तो गायब ही हो गए। मैं बस आ ही रही थी, उसकी दादी ने कहा, और वो उन दोनों को वहीं छोड़कर अंदर चली गई। लैंगडन और सोफी उसकी दादी को घर में वापस जाते हुए देखते रहे। जब सोफी लैंगडन की तरफ मुड़ी तो उसकी आंखें जज्बातों में डूबी हुई थीं। आज रात उसको जो बातें पता चली थीं, उन्होंने उसकी जिंदगी का सब कुछ बदल डाला था। तुम ठीक तो हो ना? ये सब इतना ज्यादा है कि इसे अपने अंदर समेट पाना काफी मुश्किल रहा होगा, लैंगडन ने कहा। सोफी धीरे से मुस्कुरा दी। मेरा एक परिवार है, अब मेरी जिंदगी की शुरुआत यहीं से होगी। हम कौन हैं, कहाँ से आए थे और हमें आगे क्या करना है, ये सब समझने में कुछ वक्त लगेगा। अच्छा ये बताओ, क्या तुम कुछ दिन और हमारे साथ रुक सकते हो? अगर मैं ऐसा कर पाता तो मुझे वाकई बहुत खुशी होती, लेकिन मैं सुबह पेरिस वापस जा रहा हूं। काफी देर तक दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। आखिर में सोफी ने अपना हाथ आगे किया और उसका हाथ अपने हाथ में थामते हुए उसे चैपल से बाहर ले आई। स्कॉटलैंड का देहाती इलाका उनके सामने फैला था, विदा लेते बादलों से छनकर आती पीली सी चांदनी में नहाया हुआ। वे दोनों एक दूसरे का हाथ थामे काफी देर तक खामोश खड़े रहे। लैंगडन को अपनी आंखें भारी होती महसूस हो रही थीं। उसने धीरे से सोफी को पुकारा, सोफी। सोफी ने हौले से नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में उमड़ते भावों को वो साफ साफ पहचान पा रही थी। उसने धीमे स्वर में पूछा, अब मैं तुमसे दोबारा कब मिल सकूंगी? लैंगडन को मानो उसकी मुंह मांगी मुराद मिल गई। अगले महीने मैं फ्लोरेंस की एक कॉन्फ्रेंस में लेक्चर देने वाला हूं। मैं वहां 1 हफ्ते तक रहूंगा और वहां मेरे पास करने के लिए कोई खास काम नहीं होगा। क्या मैं इसे एक इनविटेशन समझूं? सोफी ने शरारती अंदाज में कहा। हम बहुत ऐशो आराम में रहेंगे। वे लोग मुझे ब्रूनोलेस्की में एक कमरा दे रहे हैं। मुझे तुमसे फ्लोरेंस में मिलने से ज्यादा खुशी की और कोई बात नहीं होगी, लेकिन एक शर्त पर। कहते कहते उसका चेहरा गंभीर हो गया। कौन सी शर्त? लैंगडन ने पूछा। कोई म्यूजियम नहीं, कोई चर्च नहीं, कोई मकबरा नहीं, कोई कला नहीं और कोई अवशेष नहीं। वादा रहा, लैंगडन ने कहा,
और दोनों जोर से हंस पड़े। अध्याय 103। रॉबर्ट लैंगडन चौंक कर जाग गया। वो सपना देख रहा था। उसके बिस्तर की बगल में रखे नहाने के बाथरोब पर होटल रिट्ज पेरिस का मोनोग्राम लगा था। वो अपने शरीर में गर्माहट और गहरी तृप्ति का अनुभव कर रहा था। उसने पिछले 2 दिनों का ज्यादातर समय सोते हुए ही बिताया था। धीरे धीरे उठकर अपने बिस्तर पर बैठते हुए अब उसे एहसास हुआ कि अचानक उसकी नींद क्यों खुल गई थी। ये एक बड़ा ही अजीब सा ख्याल था। वो कई दिनों से बहुत सी सूचनाओं की छानबीन में लगा रहा था, लेकिन इस वक्त उसका ध्यान एक ऐसी चीज पर केंद्रित था जिस पर उसने इससे पहले कभी विचार ही नहीं किया था। क्या ऐसा हो सकता है? वो काफी देर तक इस बारे में सोचता रहा। फिर तेजी से उठकर वो तैयार हुआ और 20 मिनट के बाद वो होटल से बाहर आ गया। रात की शुरुआत हो रही थी। वो खोया खोया सा पूर्व दिशा में बढ़ता जा रहा था और अपने भीतर एक अजीब सी उत्तेजना महसूस कर रहा था। वहां से वो दक्षिण की ओर गुई गिशुल्यू पर आ गया और वहां से आगे बढ़ते हुए प्रसिद्ध रॉयल आर्केड तक पहुंच गया। चलते वक्त वो लगातार जमीन की तरफ देखता जा रहा था। कुछ ही पलों में उसे वो चीज मिल गई जिसके बारे में उसे पता था कि वो वहीं थी। ये प्राचीन गोल आकार के तमगे थे जो एकदम सीधी लाइन में जमीन में जड़े हुए थे। हर एक गोले का डायामीटर 5 इंच था और उनके ऊपर N और S अक्षर खुदे हुए थे, यानी नॉर्थ और साउथ। वो सीधे दक्षिण में मुड़ा और उसने उस लंबी लाइन पर अपनी नजरें दौड़ाईं। एक बार फिर से उन निशानों का पीछा करते हुए उसने आगे चलना शुरू किया। लैंगडन को वर्षों पहले ये पता चला था कि पेरिस के उत्तर दक्षिणी सिरे पर सड़कों पर ऐसे 135 चिन्ह जड़े हुए थे। ये धरती की सबसे पहली प्रमुख इक्वेटर लाइन थी, दुनिया की पहली 0 डिग्री मेरिडियन और पेरिस की सबसे पुरानी रोज लाइन। अब जबकि लैंगडन तेजी से गुई द गेवोली स्ट्रीट पर चला जा रहा था तो वो अपनी मंजिल को बहुत ही नजदीक महसूस कर पा रहा था। प्रतीक्षा करती है पवित्र ग्रेल प्राचीन रॉसलिन के तले। अब एक के बाद एक लहरों की तरह रहस्य उसके सामने खुलते जा रहे थे। रॉसलिन यानी रोज लाइन के, ब्लेड और प्याले के, महान कलाकारों की कला से सजे मकबरे के। तो क्या इसीलिए सोनिया मुझसे बात करना चाहते थे? क्या मैंने अनजाने में ही सच्चाई का अनुमान लगा लिया था? वो उस रोज लाइन को अपने पैरों के तले महसूस करता हुआ जोर से भागने लगा। वो उसे रास्ता दिखाती हुई उसे उसकी मंजिल की तरफ ले जा रही थी। जैसे ही उसने एक लंबी सुरंग में प्रवेश किया, पूर्वानुमान से उसके रोंगटे खड़े होने लगे। वो जानता था कि उस सुरंग के अंत में पेरिस के सबसे रहस्यमय स्मारक खड़े हुए थे, जिनका डिजाइन और निर्माण 1980 में खुद फीनिक्स यानी फ्रांसुआ मित्रा द्वारा कराया गया था। एक ऐसे इंसान द्वारा जिसके बारे में ये अफवाह थी कि उसका गुप्त मंडलियों में उठना बैठना था और वो एक फ्रीमेसन था। ऊर्जा की एक नई तरंग से भरकर लैंगडन उस सुरंग से निकलकर उस जाने पहचाने आंगन में आ पहुंचा और रुक गया। उसकी सांसें थम गईं जब उसने धीरे धीरे अपनी नजरें उठाते हुए अविश्वास से भरकर अपने सामने खड़े उस चमचमाते आर्किटेक्चर को देखा। ये था लोव्र का पिरामिड, अंधेरे में चमकता हुआ। इस समय उसकी ज्यादा दिलचस्पी उस चीज में थी जो पिरामिड के दाईं तरफ थी। मुड़ते हुए उसने पाया कि उसके कदम एक बार फिर उसी प्राचीन रोज लाइन के रास्ते पर चल रहे थे और उसको आंगन के उस पार कैहुजेल द लोव्र की तरफ ले जा रहे थे। झाड़ियों को लांघकर अंदर के घास भरे इलाके में कदम रखते हुए लैंगडन को ऐसा लगा जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में कदम रख रहा था। ये खोखला मैदान अब शहर के एक सबसे अनूठे स्मारक के लिए जाना जाता था। बीचों बीच धरती में छलांग लगाते किसी क्रिस्टल के अगाध गर्त की तरह कांच का बना एक विशाल उल्टा पिरामिड यहाँ फैला हुआ था, जिसको उसने कुछ ही रातों पहले तब देखा था जब वो फैश से मिलने के लिए लोव्र आया था। ये था उल्टा पिरामिड। कांपता हुआ लैंगडन उसके सिरे तक गया और वहां से उसने पीली भूरी रोशनी में नहाए लोव्र के कैंपस को झांक कर देखा। उसकी आंखें न सिर्फ उस बड़े से उल्टे पिरामिड पर टिकी हुई थीं, बल्कि उस चीज पर भी जमी हुई थीं जो ठीक उसके नीचे थी। वहां नीचे कमरे के फर्श पर वो एक बहुत ही छोटा सा ढांचा खड़ा हुआ था। वो ढांचा जिसका जिक्र लैंगडन ने अपनी मैन्युस्क्रिप्ट में किया था।
लैंगडन के मन में एक ऐसी संभावना उठ रही थी जो उसे बुरी तरह से रोमांचित कर रही थी। एक बार फिर से अपनी नजरों को लुव्र की तरफ उठाते हुए उसे ऐसा लगा मानो उस म्यूजियम के वो विशाल खंड उसको अपने आप में लपेट रहे हों। वो गलियारे जो संसार के सबसे महान कलाकारों की कलाओं से सज्जित थे। लेटी है वो महान कलाकारों की कला से सजी जगह पर। हैरानी से भरकर उसने एक बार फिर कांच से झांककर नीचे बने उस छोटे से ढांचे को देखा। मुझे वहां जाना चाहिए। घेरे से बाहर निकलकर वो तेजी से आंगन को पार करके वहां जा पहुंचा। एक घुमावदार सीढ़ी से पिरामिड में नीचे उतरकर वो उस जगह पर पहुंच गया। जब वो नीचे पहुंचा तो उसने उस लंबी सुरंग में प्रवेश किया जो लुव्र के आंगन के नीचे उस उल्टे पिरामिड तक फैली हुई थी। सुरंग के अंत में वो एक बड़े से कमरे में निकल आया। उसके ठीक सामने ऊपर से नीचे की तरफ लटकता हुआ वो उल्टा पिरामिड चमक रहा था। कांच से बना वी के आकार का एक बहुत ही उम्दा ढांचा। ये था प्याला। लैंगडन की नजरों ने नीचे की ओर संकरी होती गई उसकी आकृति का पीछा किया, जिसकी नोक फर्श से सिर्फ 6 फुट ऊपर तक लटकी हुई थी, और वहां उसके ठीक नीचे वो एक छोटा सा ढांचा खड़ा था, एक मिनिएचर पिरामिड सिर्फ 3 फुट ऊंचा। इस इतने विशाल कैंपस में बनाई गई एक अकेली छोटी संरचना। लैंगडन की मैन्युस्क्रिप्ट में जहां देवियों से संबंधित लुव्र के विशाल कलेक्शन पर चर्चा की गई थी, वहां पर इस छोटे से पिरामिड का भी जिक्र किया गया था। लैंगडन ने लिखा था, ये मिनिएचर फर्श के अंदर से इस तरह से उभरा हुआ है जैसे उसके नीचे किसी विशाल तहखाने में धंसे एक विशाल पिरामिड का ऊपरी हिस्सा हो। धीमी रोशनियों में चमकते, एक दूसरे की तरफ इशारा करते 2 पिरामिड, जिनकी कायाएं एक दूसरे की एकदम सीध में थीं और दोनों की नोकें आपस में लगभग एक दूसरे को छूती हुई दिखाई देती थीं। ऊपर प्याला, नीचे ब्लेड, पहरा देते हैं उसके द्वार पर ब्लेड और प्याला। लैंगडन को मैरी शॉवेल के शब्द सुनाई दिए, एक दिन आएगा जब आपको सब कुछ खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। वो महान कलाकारों की कलाकृतियों से घिरी प्राचीन रोजलाइन के नीचे खड़ा था। निगरानी रखने के लिए सोनिया के लिए इससे बेहतर जगह भला और कौन सी हो सकती थी। आखिरकार अब जाकर उसने महसूस किया कि उसे ग्रैंड मास्टर की कविता का सही मतलब समझ में आ गया था। अपनी नजरें आसमान की ओर उठाते हुए उसने कांच के रास्ते तारों से भरी रात की ओर निहारा। विश्राम करती है वो तारों से भरे आकाश के तले। अंधेरे में भटकती आत्माओं की फुसफुसाहटों की तरह वे भूले हुए शब्द वहां गूंज उठे। पवित्र ग्रेल की जिज्ञासा असल में मैरी मैगडलेन की अस्थियों के सामने झुकने की जिज्ञासा है। उसके कदमों में प्रार्थना के लिए की जाने वाली एक यात्रा जिसे महारानी होते हुए भी निर्वासित कर दिया गया था। श्रद्धा से भरकर लैंगडन अपने घुटनों पर झुक गया। एक पल के लिए उसे लगा जैसे उसने किसी औरत की आवाज सुनी हो, धरती के गर्भ से फुसफुसाती एक प्राचीन सनातन प्रज्ञा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय मेरे साथ शेयर करना ना भूलें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। जल्दी ही एक और कहानी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।